एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यूया टेंजो। वो यहाँ पे ये बताता है कि बचपन से दुनिया ने उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और वो यहाँ पे अपनी जिंदगी के बारे में बताता है कि भले वो इस दुनिया में पैदा तो हुआ लेकिन उसको कभी किसी ने पसंद नहीं किया। जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो वो देखता है कि इधर कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, उसको अपने साथ चलने के लिए कह रहे होते हैं और फलाना ठिकाना। उससे इस हालत में देख के यूया उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। हमें दिखाया जाता है कि यूया एक बहुत मोटा इंसान होता है, ओके, और ये लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ इससे क्या लेने देना है। तब भी यहाँ पे वो आगे बढ़ता है उस लड़की को बचाने के लिए, जिसके बाद भाई ये लड़के बहुत बुरी तरह से यूया को मार पीट के नीचे गिरा देते हैं। यहाँ पे पुलिस आ चुकी होती है जिस देख के वो तीनों लड़के भाग चुके होते हैं और वो लड़की यहाँ पे अभी भी होती है। यूया इधर शांति से चला जाता है बिना कुछ कहे। वो जाते जाते यही सोचते हैं कि उसके ग्रैंडपा ने उसको एक चीज सिखाई थी कि कभी भी कोई भी इंसान अगर मुसीबत में हो तो उसकी मदद हमें करनी चाहिए अच्छे से। भले इसमें हमें बहादुरी चाहिए होती है लेकिन फिर भी अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अंत में आके काफी खुशी मिलती है। लेकिन यहाँ पे हमें बताया जाता है कि बचपन से ही यूया के साथ बुरा ही होते आया है। वो मोटा हुआ करता था जिस वजह से उसको कोई भी पसंद नहीं करता था। साथ ही साथ उसके छोटे भाई बहन भी दिखने में ज्यादा अच्छे थे, इस वजह से उसके पेरेंट्स भी उसके भाई बहन को ज्यादा पसंद करते थे ना कि उसको। जब वो मिडिल स्कूल में आया तो वहाँ पे ये परेशानी और भी बढ़ने लग गई जब बाकी बच्चे उसको और ज्यादा बुली करने लग गए। यहाँ पे वो जब वो घर में आता है तो अकेला पड़ा होता है वो, और वो यही सोचता है कि बस उसके ग्रैंडपा ही एक ऐसे इंसान थे जो कि उसे पसंद करते थे और उससे प्यार करते थे। लेकिन कुछ समय बाद उसके ग्रैंडपा की भी डेथ हो जाती है और उसके ग्रैंडपा के पास जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी बिलोंगिंग्स होती है, वो सारी जायदाद यूया के नाम पे करके चले जाते हैं। हाँ, उसके बाद यूया के पेरेंट्स आए थे इस जायदाद को हथियाने के लिए, लेकिन उसके ग्रैंडपा ने इतना अच्छा खासा इंतजाम कर रखा था कि उसके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर पाए और शांति से यहाँ से चले गए। जिसके बाद से यूया यहाँ पे इस घर में अकेला रह रहा है। यहाँ पे हमें उसके ग्रेजुएशन डे का सीन दिखाया जाता है। वो फाइनली ग्रेजुएट होने वाला होता है और आपको याद होगा कि यार जैसे हमारे स्कूल में हुआ करता था कि ग्रेजुएशन डे वाले दिन हम स्क्रिबलिंग डे बनाया करते थे, हमारी शर्ट्स पे हमारे दोस्त कुछ कोट्स लिखते थे। वैसे ही यहाँ पे यूया के नोटबुक में सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज लिखा होता है और इसके कोई दोस्त भी नहीं होते। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़के जो कि हमेशा यूया को परेशान करते रहते थे वो उसको यहाँ पे मारने पीटने के लिए पकड़ लेते हैं और उसको मारना शुरू करते हैं। और दूसरी ओर यहाँ पे एक लड़का और लड़की दूर से यूया को पिटते हुए देख रहे होते हैं। यहाँ पे शाम हो जाती है और वो उठ के जब यहाँ पे अपनी जॉब पे जाता है तो वहां पे भी उसको डांट सुनने को मिलती है। वो यही कहते हैं, उसका बॉस यही कहता है कि तुम आज लेट हो और अब कल से आने की जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। तो हमें दिखाया जाता है कि यूया कितना बड़ा फेलियर है यार, उसको कोई भी पसंद नहीं करता और उसकी जिंदगी एकदम बेकार है। वो यही सोचता है कि ग्रेजुएट होने का भी क्या फायदा होगा जब यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे वो शीशे में अपने आप को देखता है कि वो कितना बेकार है और वो इधर शीशे पे पंच मारना शुरू कर देता है। वो इस शीशे को तोड़ देता है जिसके बाद उसके हाथों में से खून भी निकलने लग जाता है। उसको समझ नहीं आता वो क्या करे और वो एक मुक्का यहाँ पे दीवार पे भी मारता है। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे ये दीवार नहीं है बल्कि एक डोर टाइप है। जब वो यहाँ पे अंदर आता है तो वो देखता है कि इस घर में एक हिडन रूम है और उसको याद होता है कि उसके ग्रैंडपा अलग अलग जगहों पे जाते थे और वहां से चीजें इकट्ठा करके लेके आया करते थे और यही वो चीजें है जो उन्होंने इस रूम के अंदर रख रखी है। ये सारी ही चीजें काफी अजीब होती है। यूया जब अंदर आता है तो वो देखता है कि इधर एक बड़ा सा दरवाजा होता है। जब उसे ओपन करता है तो यहाँ पे भाई एक इंटरफेस सा बन के आ जाता है जिसे देख के वो थोड़ा शॉक हो जाता है और नीचे गिर जाता है। यहाँ पे इस इंटरफेस पे काफी सारे स्किल्स मेंशन्ड होते हैं जो कि अभी अभी यूया ने एक्वायर कर लिए होते हैं और इसमें लिखा होता है कि ये एक अलग दुनिया है। यहाँ पे यूया का नाम लिखा होता है और इस इंटरफेस पे उसके स्टैट्स भी उसको दिखाई देते हैं। इसमें ये सब लिखा होता है कि तुम एसेट्स का इस्तेमाल करके उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो और ऐसी काफी सारी चीजें लिखी होती है। वो यहाँ पे बाहर आके देखता है तो ये पृथ्वी से काफी अलग जगह होती है, बिल्कुल यूनिक जगह होती है। यहाँ पे टेबल पे एक लेटर टाइप रखा होता है लेकिन उसमें जो लैंग्वेज होती है वो यूया को समझ नहीं आती। लेकिन उसके बाद उसका ये स्किल भी अनलॉक होता है जिसमें वो बाकी लैंग्वेजेस भी देख सकता है और समझ सकता है। जिसके बाद वो जब ये लेटर पढ़ता है तो उसको समझ आता है कि भाई इस घर का जो ओनर था वो काफी पहले जा चुका है और जिस बंदे को भी ये लेटर सबसे पहले मिलेगा उसका ही ये घर हो जाएगा, ठीक है ना, और इस घर की सारी चीजें भी। ये कहता है ऐसा लगता है कि अब मैं इस घर का मालिक बन चुका हूँ। यहाँ पे वो देखता है कि काफी सारे हथियार होते हैं, सॉर्ड्स वगैरह। वो इस सॉर्ड को लेकर जब बाहर जाता है तो इंटरफेस में ये भी दिखाई देता है कि फेंस के अंदर अंदर का सारा एरिया उसके अंडर ही आता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे सॉर्ड्समैनशिप करने लग जाता है, अपने सॉर्ड से प्रैक्टिस वगैरह करने लग जाता है। धीरे धीरे करके वो स्किल्स एक्वायर करने लग जाता है और बहुत खतरनाक वेपन्स का भी इस्तेमाल करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसका ट्रू मार्शल आर्ट्स का स्किल अनलॉक हो जाता है और ये सारे के सारे वेपन्स ये एक पोर्टल में डालना शुरू कर देता है। लेकिन जब यहाँ पे ये वेपन्स डाल रहा होता है तभी वो पीछे देखता है कि एक बहुत बड़ा सा भाई मॉन्स्टर टाइप आ जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर इस फेंस के अंदर नहीं आ पाता क्योंकि इस घर का ओनर यूया है इस समय। इस वजह से यूया के अलावा इस घर के अंदर और कोई भी नहीं आ सकता है। ये मॉन्स्टर भाई ब्लडी ऑग्रे होता है जिसका लेवल 300 होता है और इसे देख के यूया पहले काफी ज्यादा डरने लग जाता है। वो समझ नहीं पाता वो क्या करे, लेकिन वो सोचता है कि उसको एक बार ये वेपन उसकी तरफ फेंक के देखना चाहिए। और जब वो ये वेपन फेंकता है तो इससे भाई इस मॉन्स्टर की ऐसी तैसी हो जाती है और ये मॉन्स्टर जब यहाँ पे खत्म हो जाता है तो यहाँ पे कुछ
वेजिटेबल्स मिलते हैं उसको। आपने बहुत सारे गेम्स खेले होंगे तो उसमें आपको पता ही होगा कि पॉइंट्स इकट्ठा करने होते हैं। किसी एनिमे को हराने के बाद हमें कुछ स्पेशल आइटम्स भी मिलते हैं। तो अगर आपने कोई भी गेम खेला होगा ऐसा फैंटेसी टाइप का तो आप ये चीज रिलेट यहाँ पे कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इस मॉन्स्टर को हराने के बाद यूया इधर 100 लेवल पे पहुंच चुका होता है सिर्फ एक ही दिन में। जब वो यहाँ से वापस जाने की सोचता है दूसरी दुनिया में, मतलब अपनी दुनिया में, तो उसको एक ऑप्शन दिखाई देता है कि उसने जितनी भी चीजें आज कलेक्ट की है वो उनको पैसों में कन्वर्ट कर सकता है। और भाई उसको यहाँ पे 1.5 लाख येन मिलते हैं। यहाँ पे वो घर पे आके सो जाता है और उसको यहाँ पे काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। उसको काफी बॉडी में अपने चेंजेस देखने को मिलते हैं और वो जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि भाई उसकी तोंद वोंद गायब हो चुकी होती है और उसकी एब्स वगैरह उग चुकी होती है। भाई अच्छी खासी बॉडी आ चुकी होती है। उसकी बॉडी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका होता है। जब वो यहाँ पे शीशे के सामने आता है तो उसको याद आता है कि उसने शीशा तो तोड़ ही दिया था और वैसे भी उसने कसम खाई थी कि उसको अपने आप को जिंदगी में दोबारा से फिर से कभी देखना नहीं है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब उसके कपड़े भी सारे ढीले हो चुके होते हैं। तो वो फिर से जब दूसरी दुनिया में आता है तो यहाँ पे इस घर का जो मालिक हुआ करता था सेज, उसके कपड़े उसको फिट आ जाते हैं और वो इन कपड़ों को पहन के इधर और भी ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने लग जाता है। वो इधर देखता है कि कुछ अलग ही टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें अलग अलग तरीके की पावर होती है, जैसे कि गायब होना, काफी तेज स्पीड से आगे बढ़ना, जख्मों को हील करना। ऐसे अलग अलग प्लांट्स होते हैं यहाँ पे, जड़ी बूटियां, आपको समझ ही आ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे धीरे धीरे करके यूया अपना ज्यादा टाइम इधर ही स्पेंड करने लग जाता है। अलग अलग मॉन्स्टर्स को हराना शुरू कर देता है वो और धीरे धीरे करके पॉइंट्स इकट्ठा करना शुरू करता है। यहाँ पे उसकी एंट्री सेरेमनी होने वाली होती है तो वो अपने कपड़े भी सिलने के लिए दे देता है और हमें दिखाया जाता है कि उसको टोटल यहाँ पे 150 पॉइंट्स हो चुके होते हैं। जब वो यहाँ पे एक बार घूम रहा होता है तो उसका एक बड़े गॉब्लिन से सामना होता है। उसको हराने के बाद वो यही सोचता है कि भाई चाहे वो कितना भी ज्यादा ताकतवर हो जाए इस दुनिया में, असली दुनिया में वो वैसा ही रहेगा हमेशा। जब वो यहाँ पे स्कूल के पहले दिन में अपने स्कूल जा रहा होता है तो भाई सबके सब उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सबको लगता है कि ये कोई मॉडल वगैरह है क्योंकि यार उसका अच्छा खासा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होता है। वो जब यहाँ पे क्लासरूम में भी आ जाता है तो सबके सब लोग उसको काफी अजीब से दिख रहे होते हैं और वो 3 लड़के जो कि उसको हमेशा परेशान किया करते थे वो पूछते हैं तुम नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो क्या। तो योया अपना इंट्रोडक्शन देता है कि नहीं यार मैं योया टेंजो हूँ, भूल गए क्या तुम मेरे को। तो वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है। सबके सब लोग ये सुन के यहाँ पे शॉक हो चुके होते हैं। तो ये लोग यहाँ पे योया को स्कूल के बाहर लेके आते हैं और वही लड़का लड़की जो कि पहले योया को पिटते हुए देख रहे थे वो इससे पूरी पूछताछ करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो क्यों, है ना। फिर चाहे तुम कितने भी चेंज हो जाओ तुम फिर भी हमारे वो बेकार से बड़े भाई रहोगे, ठीक है ना। तो हमें बताया जाता है इन दी एंड कि ये दोनों उसके ही छोटे भाई बहन है। आपको याद होगा कि उसके पेरेंट्स इन दोनों छोटे बच्चों को पसंद करते हैं ना कि यूया को। तो समझ आ रहा होगा तुम्हें ये दोनों ही काफी ज्यादा नफरत करते हैं इधर यूया से, पता नहीं क्यों। तभी यहाँ पे एक बड़ी सी लेमोजीन आके रुकती है जिसमें से वही लड़की उतरती है जिसको यूया ने उन गुंडों से बचाया था और वो कहती है कि तुम ही यूया हो, है कि नहीं। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और यहाँ पे हमें सेकंड एपिसोड की शुरुआत में काराओ का सीन दिखाया जाता है और वो पूछते हैं कि तुम ही यूया टेंजो हो क्यों, है ना। तो टेंजो कहता है कि हाँ। पहले तो यूया उसको पहचान नहीं पाता है तो काराओ यहाँ पे यही कहती है कि तुम्हें याद नहीं है क्या, तुमने मेरे को उन गुंडों से उस दिन बचाया था कन्वीनियंस स्टोर के पास। तो यहाँ पे तभी यूया को ये बात याद आ जाती है और काराओ ये कहती है कि मैंने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी इसलिए मेरे को पता चला तुम यहीं पे हो, तो मुझे माफ करना, मुझे पता है ये रूड है। क्या तुम ओसेई एकेडमी आना चाहते हो। तो बेसिकली अब मैं आपको बता दूं कि ओसेई एकेडमी एक काफी जानी मानी एकेडमी है और ये काफी ज्यादा पॉपुलर भी है जहाँ पे सुपर एलीट बच्चे होते हैं। और कराओ यहाँ पे यही कहते हैं कि मैं ओसेई एकेडमी के स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिसर हूँ इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ चलो और उसे ज्वाइन करो। तो यहाँ पे उसके साथ की जो सेक्रेटरी होती है वो यही कहती है कि कोराई के पिता ओसेई एकेडमी की बोर्ड के चेयरमैन है। जब उन्होंने सुना कि तुमने काओरी को बचाया था तो वो काफी ज्यादा खुश हुए और वो चाहते हैं कि तुम इस एकेडमी को ज्वाइन करो। तो पहले तो यूया यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और तभी उसके छोटे भाई बहन यही कहते हैं कि हे तुम हमें यहाँ पे इनरोल कर सकते हो, वैसे भी इस बंदे से ज्यादा समझदार है हम और हम अपने एकेडमी के लिए भी काफी इंप्रूवमेंट करके दिखाएंगे और हम साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छे ही है। तो छूटते साथ ही यहाँ पे भाई काओरी इनको मना कर देती है और वो ये कहती है कि मैं यहाँ पे यूया की एहसानमंद हूँ इसलिए मैं उसको ये ऑफर दे रही हूँ और तुम लोग जो कि उसकी इतनी बेइज्जती मार रहे हो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ये ऑफर दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे मैंने तुम्हारी भी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, मुझे पता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में तुम उसे कितनी बुरी तरह से ट्रीट करते हो। तो ये लोग तो भाई हार के नीचे बैठ जाते हैं, इनको इंस्टेंट रिग्रेट होता है यहाँ पे, ठीक है। यूया यहाँ पे यही सोचता है कि वो तो एकेडमी के लिए इतना अच्छा भी नहीं है तो वो कैसे आ सकता है ओसेई एकेडमी में। तो काओरी इधर से यही बताती है कि यही बात है यहाँ पे कि हम इस एकेडमी में कैरेक्टर को देखते हैं ना कि एकेडमिक्स को, कि एक इंसान दिल का कितना अच्छा है और कितना ऑनेस्ट है। तो यहाँ पे वो सेक्रेटरी ये कहती है कि मिस काओरी क्यों ना हम टेंजो को स्कूल ही लेके चले, वहां पे वो जाके डिसाइड कर सकते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं। तो काओरी इधर टेंजो को अपने साथ लेके जाती है और टेंजो यहाँ पे यही सोचता है मन में, यार मुझे माफ करना, मैं उसे कभी यूया बोल रहा हूँ कभी टेंजो बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि उसका पूरा नाम यूया टेंजो है, ठीक है ना। तो समझ सकते हो यार, आई थिंक सो। टेंजो वैसे ज्यादा बोलने में इजी लग रहा है इसलिए मैं टेंजो बोल रहा हूँ बार बार। टेंजो कहता है कि मैंने स्कूल के बारे में काफी सुना है, ये काफी ज्यादा पॉपुलर स्कूल है और इधर काफी समझदार और इंटेलिजेंट बच्चों का ही एडमिशन होता है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को कभी स्कूल में आने का मौका मिलेगा। यहाँ पे वो जब चेयरमैन के ऑफिस में आता है तो
इधर काओरी के पिता होते हैं और वो उसका वेलकम करते हैं, साथ ही साथ उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इधर उसकी बेटी की जान बचाई उस दिन। वो इधर टेंजो को ऑफर करते हैं कि वो उसकी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और ये एक तरीके से उनका थैंक यू करने का तरीका होगा। और इस बारे में टेंजो पहले काफी ज्यादा सोचता है और वो अपने आप पे काफी ज्यादा डाउट कर रहा होता है। तो काओरी के पिता उसे यही कहते हैं कि यार देखो, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हें इस बात की टेंशन है कि तुम एकेडमी के लिए इतने अच्छे नहीं हो और तुम इन लोगों से नीचे हो, बल्कि जबकि ऐसा नहीं है, तुम्हारी ऑनेस्टी ही सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारा। और तुम जिस एज में हो उस एज में तुम्हें मजे भी करने चाहिए, साथ ही साथ चैलेंजेस को कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से तुम जरूर स्कूल में अच्छे से फिट हो पाओगे। तभी यहाँ पे मिस सावाडा आती है जो कि इसी स्कूल की एक टीचर होती है और काफी ज्यादा फेमस होती है स्टूडेंट्स के बीच में, और इसका पढ़ाने का तरीका भी काफी अच्छा होता है। तो काओरी के पिता यही कहते हैं कि ठीक है, तो तुम आज ऐसा करो, एक एनरोलमेंट मत करो, लेकिन आज सिर्फ तुम एक ट्रायल क्लासेस लेके देख लो इस स्कूल में कैसा तुम्हें फील होता है। तो यहाँ पे मिस सावाडा तुम्हें अपनी पहली क्लास देगी। तो जब यहाँ पे वो क्लास के बाहर खड़ा होता है तो उसको आवाज सुनाई दे रही होती है अंदर से, और पहले वो काफी ज्यादा नर्वस हो रहा होता है कि उसको अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं, पर वो ये सोचता है कि पिछले स्कूल से तो बदतर कुछ नहीं हो सकता, तो ठीक है फिर चलते हैं अंदर। जब टीचर उसको यहाँ पे अंदर बुलाती है तो वो अंदर जाता है, इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं, लेकिन सबके सब भाई चुप हो जाते हैं, एकदम शांति से उसको देख रहे होते हैं। उसको लगता है कि भाई क्या हो गया यार, ये इससे नफरत वगैरह तो नहीं करने लग गए इतनी देर में, लेकिन भाई वो सबके सब यहाँ पे सरप्राइज हो चुके होते हैं उसको देख के कि यार ये कितना कमाल का दिख रहा होता है, कितना हैंडसम होता है ये बंदा। तो यहाँ पे सवाडा उसको पीछे एक कॉर्नर वाली सीट पे बिठा देती है और साथ में एक स्टूडेंट के साथ बुक शेयर करने के लिए कहती है। टेंजो यहाँ पे नोटिस करता है कि इनका पढ़ाने का तरीका काफी ज्यादा मजेदार होता है, काफी अलग होता है, बच्चे काफी ज्यादा इंटरेस्ट से यहाँ पे पढ़ते हैं और टीचर भी काफी इंटरेस्ट से इधर समझाती है, जिससे कि यहाँ पे ये क्लासेस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। ये स्कूल बाकी स्कूल्स की तरह नहीं है। लंच ब्रेक में कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे टेंजो को घेर लेते हैं और उससे उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछने लग जाते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा नर्वस फील करता है। तभी यहाँ पे साइड में से रेयो आता है और वो यहाँ पे आके अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो ये कहता है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, ये तुम्हारा पहला दिन है, क्यों ना तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलो, वहां पे चल के हम कुछ खा पी सकते हैं। जब यहाँ पे ये लोग कैफेटेरिया में आते हैं तो भाई टेंजो देख के शौक हो जाते हैं इधर का मेन्यू की सब कुछ यहाँ पे 500 येन्स या फिर उससे कम के प्राइस में है, और कुछ डिशेस तो यहाँ पे फ्री भी है। कितनी कमाल की चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सब देख के वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। जब ये लोग यहाँ पे खाना लेके जा रहे होते हैं तो साइड में रियो का एक दोस्त होता है शिंगो, जो कि इनको अपने पास बुला लेता है। ये तीनों अपना इंट्रोडक्शन करते हैं और एनिमे के बारे में कुछ बात करने लग जाते हैं, जिससे भाई हमें पता चलता है कि शिंगो एक एनिमे फैन है, ठीक है, और उसने इधर रियो को एनिमे सजेशन दिया था, जिसके बाद रियो को भी एनिमे पसंद आने लग गई है। ओके ना। यहाँ पे सबके सब लोग उसे देख रहे होते हैं। टेंजो यही सोचता है कि यार सबके सब लोग मुझे इसलिए देख रहे हैं क्या क्योंकि मैंने अलग यूनिफॉर्म पहन रखी है। तो रियो कहते हैं कि नहीं, तुम अपने चेहरे को देखो, तुम्हारी चेहरे की वजह से वो लोग तुम्हें देख रहे हैं, ठीक है ना। जब ये लोग टेंजो से उसके होम क्लब के बारे में पूछते हैं तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं होता, क्योंकि यार उसके पिछले स्कूल की जिंदगी एकदम बेकार सी है, वो तो शेयर भी नहीं करना चाहता। लेकिन वो जब इन दोनों से पूछता है तो भाई रियो बताता है कि वो होम क्लब में है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन शिंगो यहाँ पे गेमिंग क्लब में होता है भाई, और वो एक गेमिंग कंसोल भी लेके आया होता है, जिसे देख के भाई टेंजो तो सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है भाई स्कूल में लाने देते हैं ये सब, ठीक है यार, ये तो बढ़िया चीज है एकदम। स्टैंड में आके भाई काओरी के पिता टेंजो से पूछते हैं कि तो तुम्हें कैसा लगा स्कूल का एक्सपीरियंस। तो टेंजो यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका होता है, उसे काफी अच्छा लगता है स्कूल में, और वो यही सोचता है कि यहाँ पे सबके सब लोग उसे बिल्कुल इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा। तो यार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस स्कूल को ज्वाइन करेगा। जब वो यहाँ पे बाहर आते हैं तो काओरी उसे मिलती है और वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। तो ये लोग यहाँ पे मार्केट में आते हैं और ये मार्केट काफी ज्यादा पॉपुलर होता है और ये शॉप्स कई बार टीवी पे भी दिखाई जा चुकी है। हमें पता चलता है कि काओरी के ज्यादातर दोस्त नहीं है, और क्योंकि उसके पिता यहाँ पे चेयरमैन है और वो ज्यादातर बाहर भी नहीं घूम पाती है काम वगैरह की वजह से, लेकिन वो यहाँ पे यूया के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए वो उसको यहाँ पे लेके आई होती है। वो यहाँ पे थोड़ा ब्लश भी कर रही होती है, इसका तो ये है कि वो थोड़ा बहुत उसे पसंद करती है। यहाँ पे ये लोग एक भाई डेजर्ट टाइप लेते हैं और यहाँ पे खाने के लिए साथ में बैठते हैं, और सबके सब लोग अभी भी इधर टेंजो को देख रहे होते हैं। यहाँ पे वो अच्छे से खा रहा होता है, लेकिन फिर उसको याद आता है कि भाई यार अगर वो फिर से खाएगा ना तो वो पहले जैसा मोटा भद्दा हो जाएगा, तो उसको ना कंट्रोल में खाना चाहिए। यहाँ पे टेंजो काओरी से पूछता है कि मैं पहले जब उस दिन तुमसे मिला था तो मैं काफी ज्यादा अलग था उस टाइम पे, और अब मैं काफी अलग बन चुका हूँ, तो तुमने मेरे को पहचाना कैसे कि ये मैं ही हूँ। तो काओरी कहती है कि तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी आंखों में अभी भी वो ऑनेस्टी है और तुम्हारी आंखें बिल्कुल भी नहीं बदली है। तो यहाँ पे वो काओरी को शुक्रिया कहता है और काओरी सान होजो सान बोलता है उसको, यानी कि काफी रिस्पेक्ट दे रहा होता है। तो काओरी कहती है कि ये क्या बात है यार, अभी हम तो फ्रेंड्स बन चुके हैं ना, तब भी तुम मेरे को जी जी करके बात कर रहे हो, काफी गलत है यार, मैं तो तुम्हें को सिर्फ काओरी भी बोल सकते हो। तो टेंजो कहता है ठीक है फिर काओरी। तो काओरी ये सुनकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, खुश हो जाती है। वो यहाँ पे उसको अपना वो डेजर्ट ऑफर करती है और एक बाइट लेने के लिए कहती है। पहले तो टेंजो थोड़ा शर्माता है, लेकिन वो फिर बाइट ले लेता है, जिसकी थोड़ी देर बाद भाई काओरी को रियलाइज होता है कि उसने क्या बेवकूफी कर दी, और वो यहाँ पे माफी मांगने लग जाती है। वो कहती है मैं एक्साइटेड हो गई थी इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तो टेंजो यही कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे में से खा लो तो हम दोनों को इक्वल हो जाएगा, सीन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो यहाँ पे खाती है और ये दोनों ही शर्माते हैं। यहाँ पे साइड में जो लोग बैठ के देख रहे होते हैं वो कहते हैं कितनी क्यूट कपल है भाई, ये क्या भाई क्या चल रहा है इनका। जब यहाँ पे टेंजो घर आ जाता है तो वो यही कहता है कि अब क्योंकि उसकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, उसके सारे फॉर्मेलिटी शुरू हो जाएगी, तो
उसको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो वो फिर से यहाँ पे दूसरी दुनिया में एक बार होके आ जाता है। यहाँ पे वो अपना आर्मर वगैरह पहन लेता है, लेकिन जब वो यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स को हराता है तो उसके ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट नहीं हो पाए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 235 के लेवल पे ही पहुंचा होता है। वो यही सोचता है कि जब तक वो फेंस के अंदर से लड़ता रहेगा तब तक उसके पॉइंट्स ठीक से बढ़ेंगे नहीं, तो शायद उसको फेंस के बाहर जाना चाहिए जहाँ पे और भी खतरनाक मॉन्स्टर्स होंगे और बहुत ज्यादा भी होंगे। वो यहाँ पे जब आगे बढ़ना शुरू करता है तो उसको कुछ लोगों की आवाज आती है। वो जब आगे जाके देखता है तो काफी सारे इंसान यहाँ पे मरे हुए होते हैं और सामने एक मॉन्स्टर होता है जो कि एक लड़की के ऊपर हमला करने वाला होता है। ये भी एक गॉब्लिन मॉन्स्टर होता है और इसका लेवल काफी ज्यादा खतरनाक होता है। टेंजो को यहाँ पे उससे लड़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उसकी स्पीड और ताकत काफी ज्यादा होती है, लेकिन इन दी एंड आके टेंजो उसको हरा ही देता है अलग अलग वेपन्स का इस्तेमाल करके। वो यहाँ पे उस लड़की के पास आता है और वो कहता है यार ये तो इंसान है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और भी इंसान रहते हैं। वो लड़की यहाँ पे बेहोश हो जाती है, वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी यहाँ पे साइड में से हमें कुछ लोगों की आवाज आती है जो कि भाई किसी लेक्सिया नाम की लड़की को ढूंढ रहे होते हैं, जो कि और कोई नहीं भाई यही लड़की है। इस लड़की का नाम लेक्सिया है, शायद उसके ग्रुप के या फिर उसके सोल्जर्स हैं ये लोग। यहाँ पे टेंजो के पास एक और स्किल होता है जो कि होता है गायब होने का, तो वो यहाँ पे गायब होकर साइड में हो जाता है और ये लोग आके लेक्सिया को ढूंढ लेते हैं और यही कहते हैं कि शुक्रगुजार है ये लोग कि ये अभी तक जिंदा है, इसको कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पे टेंजो छुपके ये सब देख रहा होता है। अब जैसे कि आपको याद होगा कि यार अभी इस समय योया ने सेज के कपड़े पहन रखे हैं, तो भाई वो यही सोचता है कि भले ही वो रोज ये कपड़े धोता है लेकिन उसके बावजूद यार उसको शायद नए कपड़े ले लेने चाहिए। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार वो सेम कपड़े पहन के घूमता रहता है। भले ये कपड़े गंदे नहीं होते क्योंकि ये जादुई कपड़े हैं, लेकिन फिर भी यार अजीब लगेगा थोड़ा। तो यहाँ पे वो एक मॉल में आ जाता है जहाँ पे लोग उसे काफी ज्यादा देख रहे होते हैं, भाई नोटिस कर रहे होते हैं एज यूजुअल। दूसरा यहाँ पे हमें एक डिजाइनर का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे फोटोशूट करवाने वाला होता है और ये लोग यहाँ पे एक सेलिब्रिटी का वेट कर रहे होते हैं जो कि काफी लेट हो चुका होता है। तो इनकी शूट का जो मेन थीम होता है वो होता है कमाल का हॉट बॉयफ्रेंड और साथ में एक लड़की होती है। यहाँ पे एक और सेलिब्रिटी होती है जिसका नाम होता है म्यू। उसका यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, वो फिर भी यहाँ पे वेट कर रही होती है उस बंदे का आने का, लेकिन भाई वो एक नंबर का पियक्कर टाइप का आदमी होता है और इसी वजह से वो लेट हो चुका होता है। तो यहाँ पे वो डिजाइनर यही कहता है कि अगर वो बंदा नहीं आ रहा है तो हमें फिर अपना आखिरी चारा इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब ये है कि हमें शॉपिंग मॉल में किसी को ढूंढना पड़ेगा जो कि इस शूट में हमारी मदद कर सके। तो अब आपको यार समझ ही आ रहा होगा क्या है क्या नहीं। वैसे यार कल एक बंदे का मेरे को कमेंट आया था, वो ये कह रहा था यार मेरे को ना इसेकाई के एनिमे बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें भाई इंसान को आसानी से फिजिकल बॉडी मिल जाती है, पावर मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, लड़की मिल जाती है आसानी से, भाई ये ना गलत लगती है। और उसके कमेंट को देख के ना मेरे को ना थोड़ा बहुत ना लगने लगा यार हाँ यार बंदा सही तो बोल रहा है, लेकिन ठीक है यार वो उस बंदे का ओपिनियन है। आप लोगों को ये एनिमे पसंद है इस वजह से मैं ये कवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है ना। और हेल्स पैराडाइज शुरू करनी है, बट यार ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे भाई योया काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है कि वो करे क्या। भाई वो उसको तो चूज भी नहीं करने आते, तभी यहाँ पे दो लड़के आके उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन योया भाई शांति से यहाँ से निकल जाता है। वो लड़के उसे बाहर जाने के लिए पूछती है, भाई उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछती है, तो वो ये सोचा होता है यार उसने उनको हर्ट तो नहीं कर दिया। जब योया यहाँ पे एस्केलेटर से नीचे जा रहा होता है तभी साइड वाली एस्केलेटर में से वो डिजाइनर ऊपर जा रहा होता है और वो समझ जाता है कि यही है वो टारगेट और वो यहाँ पे योया के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो फाइनली यहाँ पे योया मान चुका होता है म्यू चैन के साथ फोटोशूट करने के लिए। पहले यहाँ पे उसको काफी शर्म आ रही होती है क्योंकि यार म्यू काफी ज्यादा हॉट होती है और उसे देख के उसको काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है, उसको थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। साथ ही साथ वो कोई प्रोफेशनल मॉडल नहीं है जो कि अच्छे से पोज कर पाए, तो इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें लेक्सिया का सीन दिखाया जाता है और हमें साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि वो एक प्रिंसेस है एक रॉयल किंगडम की। वो यहाँ पे डिसाइड करती है कि जिस आदमी ने उसको बचाया था उसने उसको शुक्रिया अदा भी नहीं किया, इस वजह से वो यहाँ पे वापस जाएगी जंगलों में और उस आदमी को ढूंढेगी जिससे कि वो उसको शुक्रिया अदा कर सके। तो लेक्सिया यहाँ से निकल जाती है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे फिर से शॉपिंग मॉल का सीन दिखाया जाता है और इधर इनकी शूट पूरी हो चुकी होती है और आसपास काफी लोग इकट्ठा होकर ये सब देख रहे होते हैं। यहाँ पे मियो और योया आपस में एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं कि मियो ने ये मॉडलिंग क्यों चूज की और योया अपने बारे में बताता है कि उसने कभी ऐसे कपड़े कभी पहने नहीं है। फैशन से पहले उसको कोई लेने देने नहीं था, लेकिन अब उसकी जिंदगी काफी चेंज हो चुकी है। ज्यादा बात है म्यू की, तो उसके पेरेंट्स काफी बिजी रहा करते थे जिस वजह से वो उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे। इस वजह से म्यू ने मॉडलिंग स्टार्ट की जिससे कि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर ध्यान दे, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हैं और फोटोग्राफर्स को यहाँ पे परफेक्ट मोमेंट मिलता है फोटो कैप्चर करने का, तो इनकी फोटो भी कैप्चर कर ली जाती है। तभी यहाँ पे वो लेट लतीफ आता है जिसका नाम होता है शो। यही वो सेलिब्रिटी है भाई, इसके पीछे लड़कियां पागल होती है, लेकिन इसने पिछली रात दारू ज्यादा पी ली थी जिस वजह से ये लेट तक सोता रहा। इसके एक हाथ उठाती है भाई लड़कियां चिल्लाने लग जाती है, पागल हो जाती है एकदम। ठीक है, वो यहाँ पे म्यू को साइड में लेके जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है तुमने जब मेरे को उस दिन नोटिस किया था तो तुम मुझे हाय बोलने क्यों नहीं आए, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की। तो यहाँ पे वो उससे अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है ड्रिंक वगैरह करने के लिए, लेकिन यहाँ पे म्यू साफ साफ भाई अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। तो योया इधर आगे बढ़ता है उसको रोकने के लिए और वो ये कहता है कि शायद उसको ये सब पसंद नहीं आ रहा। जिसके बाद यहाँ पे शो भाई छूटते साथ योया के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन भाई योया तो उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे गिरा देता है। यहाँ पे वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है क्योंकि भाई ये
तो नीचे लेट चुका होता है और वो ये सोचता है कि यार उसने एक स्टार को लिटा दिया तो उसके तो दुश्मन बन जाएंगे, अब उसके ऊपर टमाटर वगैरह फेंकने लोग शुरू कर देंगे। लेकिन नहीं भाई, ये लड़कियां भाई खुश हो जाती है, चिल्लाना शुरू कर देती है। यहाँ पे शो उठता है, उसको काफी ज्यादा एम्बैरस फील होता है क्योंकि भाई उसको तो बॉक्सिंग आती है, उसने अपना बॉक्सिंग मूव किया था, लेकिन उसके बाद भी उसकी वाट लग चुकी होती है। तभी यहाँ पे वो डिजाइनर आता है और वो कहता है तुम बिगड़े हुए बच्चे, तुम्हारा यही हाल होना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है, ये जो तुमने अपनी बैंड बजवाई और जो तुमने अपनी हरकत की है ना, तो निकल जाओ यहाँ से, अब तुम्हें कोई भी काम नहीं देगा। तो यहाँ पे शो इधर से निकल जाता है। अब क्योंकि यूया ने इस डिजाइनर की शूट में मदद की होती है तो ऑब्वियसली बात है यार, वो एक पेमेंट डिजर्व करता है। लेकिन अब क्योंकि यूया एक ऑफिशियल नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, तो वो उसको डायरेक्ट पेमेंट कर भी नहीं सकता। तो उससे यही कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम चाहो तो तुम हमारी फ्यूचर शूट्स में मदद कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो यूया यही कहता है कि मुझे आपके साथ काम करके काफी अच्छा लगा, आप जैसे प्रोफेशनल्स का पैशन देख के मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे अब ऑब्वियसली बात है, वो डिजाइनर उसको पेमेंट नहीं दे सकता, इसलिए वो उसके लिए भाई काफी ब्रांडेड क्लोथ्स लेके आया होता है और यूया का काम भी इधर पूरा हो चुका होता है क्योंकि वो यहाँ पे शॉपिंग के लिए आया था। वो डिजाइनर ये कहता है कि चिंता मत करो, ये तुम्हारे साइज नहीं है, तो होपफुली हम फिर से मिलेंगे। जब वो डिजाइनर और म्यू इधर से जा रहे होते हैं तो भाई म्यू काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है अपनी फोटोज देख के और उसको थोड़ा एहसास होता है कि वो उसको पसंद करती है। ये तो होना ही था भाई, इसके अलावा और हो क्या सकता है भाई, है कि नहीं। दूसरा यहाँ पे हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है और इधर लेक्सिया और उसके गार्ड्स होते हैं और ये लोग इधर मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे लेक्सिया के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और उसे फाइनली दोबारा से इधर यूया आके बचा लेता है। इधर वो आते साथ सारे के सारे मॉन्स्टर्स की बैंड बजाना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे लेक्सिया आती है और वो उसे पूछती है कि तुम हो कौन। मैं दरअसल तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे आई थी और तुम मुझे यहाँ पे फिर से मिल गए, मुझे लग ही रहा था। और यहाँ पे वो छूटते साथी भाई चिल्ला के बोलती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो यूया कहता है क्या भाई, क्या बोल रही हो ये तुम। तो इधर एपिसोड के एंड में हमें दूसरी एजेंसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग यूया की फोटोज देखते हैं और इस प्रोडक्शंस का नाम होता है स्टार वन प्रोडक्शंस। ये लोग कहते हैं यार इसे हमें जरूर ढूंढना होगा किसी भी तरह। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पे फिर से लेक्सिया का सीन दिखाया जाता है और जैसे वो यहाँ यूया को शादी का प्रपोजल देती है तो उसके साथ वाला जो बंदा होता है ना, वो ये कहता है कि लेक्सिया ये क्या कर रही हो तुम। तो लेक्सिया कहते हैं प्रपोज कर रही हूँ और क्या। तो वो बंदा कहते हैं नहीं मतलब ये गलत है, ऐसी चीज तुम्हें चिल्ला के नहीं बोलनी चाहिए पहली बात, और हमें नहीं पता कि ये कौन है और कहाँ से आया हुआ है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हाँ भले उसने तुम्हारी जान बचाई है लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे भाई लेक्सिया को तो पहली नजर में प्यार व्यार हो चुका होता है और यूया खुद सोचता है कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। तो वो यही कहता है कि क्यों ना हम मेरे घर जाके बात करें क्योंकि यहाँ पे काफी खतरा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये लोग जब यहाँ पे आते हैं तो ये लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इस बंदे का नाम ओवन होता है और ये आर्सीलिया किंगडम के नाइट्स का कैप्टन होता है, ठीक है ना, ओवन, इसका नाम याद रखने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करता है कि ये लड़की आर्सीलिया के किंगडम की पहली प्रिंसेस है। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे यूया को पता चलता है कि ये प्रिंसेस है और वो इससे इतना फ्रैंकली बात कर रहा, तो वो यहाँ थोड़ा भाई ऑकवर्ड फील करने लग जाता है। वो सोचता है कि भाई क्या चल रहा है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ पे लेक्सिया सोच रही होती है कि हो सकता है कि यूया भी किसी रॉयल किंगडम से हो, तो यहाँ पे यूया उनको अपना नाम बताता है कि मेरा नाम यूया टेंजो है। तो ओवन कहता है कि मैं तुम्हें टेंजो बोल सकता हूँ। तो यूया कहते हैं नहीं नहीं, टेंजो मेरा फैमिली नेम है तो इसलिए तुम मुझे यूया बोलो। तो भाई मैं उसको टेंजो बोल रहा था तो शायद यूया ने कंफर्म कर दिया कि मैं उसको टेंजो नहीं बोल सकता, सिर्फ यूया ही बोलूंगा, ठीक है ना। ओवन यहाँ पे यही कहता है कि वैसे यूया हम तुम्हें काफी समय से ढूंढ रहे थे क्योंकि लेक्सिया ने बताया था कि किसी ने उसकी जान बचाई थी और इसी वजह से वो तुमसे मिलके तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। यहाँ पे लेक्सिया तो वही रोमांटिक बातें करने लग जाती है और वो कहती है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तो मैं बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें थैंक नहीं कह पाई थी, इस वजह से मैं तुमसे फिर से मिलना चाहती थी और देखो मैं तुमसे फिर से मिल चुकी हूँ और मेरा दिल काफी तेज धड़क रहा है। और भाई उसको सच में भाई प्यार व्यार हो गया होता है क्या। यहाँ पे वो यूया से शादी करना चाहती होती है लेकिन भाई यूया कहता है कि ये सब ठीक है लेकिन भाई शादी वादी तो यार मैं अभी नहीं कर सकता। तो इधर लेक्सिया अपनी ही कहानी बनाने लग जाती है क्योंकि हाँ होता है ऐसा लव स्टोरीज में काफी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं, हम अभी के लिए फ्रेंड्स बन के रह लेते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इस फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करता है। ओवन इधर यही कहता है कि अब क्योंकि लेक्सिया ने तुमको थैंक यू बोल दिया है उसकी जान बचाने के लिए, तो इसके अलावा एक और काम था हमें तुमसे। ये लोग जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये लोग यहाँ पे ये बात बता के निकल जाते हैं। ओवन यही कहता है मैजेस्टी भी तुमसे मिलना चाहते हैं, वो भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इस वजह से तुम्हें हमारे साथ किंगडम चलना होगा किंग से मिलने के लिए। तो यहाँ पे भाई ऑब्वियसली यार अभी तो वो नहीं जा सकता और ओवन यही कहता है कि हमें तुम्हारे 5 दिनों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो जगह यहाँ से दूर है काफी, इस वजह से यार अभी यूया नहीं जा सकता। वो अभी के लिए साफ इनको मना कर देता है लेकिन आगे चल के वो जरूर जाएगा। दूसरा हमें दिखाया जाता है कि इधर जो असैसिन्स थे जिनको लेक्सिया को मारने के लिए भेजा गया था वो भाई बेकार निकलते हैं। ये लोग मेरे ख्याल से प्लान करके बैठे होते हैं कि लेक्सिया के ऊपर अटैक करेंगे और यही वो लोग थे जिन्होंने शायद वो मॉन्स्टर्स भेजे थे। इनमें से एक बंदा होता है जो कि यहाँ बैठा होता है और वो यही कहता है कि लेक्सिया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा जो भी चीज तुमने मेरे साथ की है। तो यहाँ पे यूया घर आ जाता है और वो डेट मार्क कर देता है। वो यहाँ पे अपनी यूनिफॉर्म पहली बार पहनता है नए स्कूल की और उसे देख के भाई लड़कियां तो शौक हो जाती हैं। वो यहाँ पे क्लास में आके अपने 2 दोस्तों से मिलता
मिलता है और फिर इसके बाद इनका स्पोर्ट्स पीरियड होता है। जब यहाँ पे बैठ के यूया इनको सॉकर खेलते हुए देख रहा होता है तो वो देखता है कि भाई रियो सच में काफी अच्छा प्लेयर है और शिंगो ने उसको ये बात बताई थी पहले भी। तभी यहाँ पे पीछे से एक लड़की आती है और उसका नाम होता है काएडे कजामा। वो यहाँ पे आके यूया से बात करने लग जाती है और ये दोनों आपस में ही डिस्कस करने लग जाते हैं अलग अलग चीजें। ये लोग जब यहाँ पे सॉकर खेल रहे होते हैं तभी भाई इनमें से एक बंदा एक काफी तगड़ी किक मारता है जो कि जिससे कि ये बॉल सीधा उड़ते हुए काएडे के मुंह पे आके पड़ने वाले होते हैं, लेकिन भाई इधर यूया भाई एक ही हाथ से उछलता है और दूसरे पैर से भाई तगड़ी सी किक देके मारता है जिससे कि भाई सीधा डायरेक्ट गोल होता है, जिससे देख के भाई सबके सब यहाँ पे शॉक हो जाते हैं। इधर यूया काएडे से आके पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। दूसरी ओर से यहाँ पे वो बंदा आता है, वो कहता है मुझे माफ करना, आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना, गलती से बॉल इस डायरेक्शन में आ गई थी। तो यहाँ पे वो बंदा भी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम अकेरा इचनो से है। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम मुझे काफी नाम से जानते होगे और अपने अलग अलग नामों से याद दिलाता है कि ब्लू लाइटनिंग, शूटिंग स्टार, कभी सुने गोल्डन फ्लैश, रेड कॉमेट, लेकिन भाई किसी को नहीं पता होता इन नामों के बारे में। तो ये सबके सब लोग यहाँ पे हंसने लग जाते हैं। यहाँ पे हमें फीमेल चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सबके सब लोग सिर्फ और सिर्फ यूया की बात कर रही होती हैं। क्या कमाल की बात है कि नहीं। इधर यहाँ पे काउरी भी आती है और वो देखती है कि भाई ये सारी की सारी लड़कियों को यूया लगता है कुछ ज्यादा पसंद आ रहा है। ये लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है या नहीं। तो काउरी यहाँ पे चिल्लाती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही साथ काएडे भी चिल्लाती है। इनको कोई भी कंफर्मेशन नहीं होती कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। तो ये लोग जब यहाँ पे क्लास में होते हैं तो दूसरी ओर काउरी इधर नीचे होती है, गर्ल्स की प्रैक्टिस चल रही होती है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुछ बाइकर गैंग्स के लोग आ जाते हैं। टीचर यहाँ पे भाई सिचुएशन संभालने के लिए नीचे जाते हैं, लेकिन ये भाई गुंडे टाइप ही होते हैं, यहाँ पे घूम रहे होते हैं आसपास। ये बच्चे बोलते हैं कि ये रेड ऑगरे है इस एरिया की सबसे खतरनाक गैंग। लेकिन ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। काउरी इनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हमें दिखाया जाता है कि इधर यूया के छोटे भाई बहन भी इधर होते हैं और हमें एक तरीके से पता चलता है कि वो ही इन गुंडों को यहाँ पे बुला के लेके आए होते हैं, क्योंकि ये ऐसी तैसी करना चाहते होते हैं काउरी की, क्योंकि काउरी ने इनके बेवकूफ भाई को ऑफर दिया और इनको नहीं दिया। और वैसे भी मुझे जहां तक लगता है कि यही वो गुंडे हैं जिनसे पहले यूया ने काउरी को बचाया था और ये भाई अपनी पूरी गैंग वगैरह लेके यहाँ पे आ चुके होते हैं। ये लोग यही सोचते हैं कि ये लोग काउरी को किडनैप करके लेके चले जाएंगे, लेकिन भाई यहाँ पे यूया कहता है मैं जा रहा हूँ उसकी मदद करने के लिए। लेकिन जब वो यहाँ पे पीछे मुड़ता है तो भाई उसके पैर भी बिल्कुल हिल नहीं पाते। वो यही सोचता है कि वो दूसरी दुनिया में काफी खतरनाक जीवों से लड़ चुका है, मॉन्स्टर्स को हरा चुका है, लेकिन इस दुनिया में अभी वो बिल्कुल पहले की तरह ही है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। उसका दिल बिल्कुल पहले की तरह है, डरपोक एकदम, वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे उसका चेहरा पीला पड़ने लग जाता है और वो थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी उसको एकदम से होश आता है। वो कहता है नहीं मेरे को आगे बढ़ना होगा। भाई वो यहाँ पे खिड़की खोलता है और नीचे कूद जाता है। ये 4th फ्लोर होता है यार, तब भी उसको यहाँ पे कुछ नहीं हुआ होता। ये यहाँ पे इनके लीडर अराकी के पास आता है और अराकी कहता है कि क्या बात है, काफी समय हो गया है, ऐसा लगता है कि तुम्हें जब से स्कूल में आया तब से तुम्हारे अंदर काफी चौड़ आ गई है, क्यों है ना, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इधर ये सबके सब लोग भाई यूया के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन एज यूजुअल जैसा कि आपको एक्सपेक्टेड हो गई, यूया इधर आसानी से इन लोगों का सामना करता है। यहाँ पे थोड़ी देर बाद एक बहुत मोटा भैंसा सा आदमी आता है यूया के ऊपर हमला करने के लिए और वो ये कहता है तुम्हारी फुर्ती से और तुम्हारी ताकत से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को हरा के दिखाओ। लेकिन भाई यूया उसका भी सर पकड़ लेता है आसानी से, भाई उसको लेटा देता है भाई आराम से। उसके बाद वो काउरी के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी यहाँ पे साइड में से एक बंदा आता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें हल्के में लेने में, अब तुम्हारी ऐसी तैसी करके दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे भाई वो पीली वगैरह मारने लग जाता है। वो सोचता है यूया के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन भाई यूया उसके सारे अटैक को डॉज कर देता है, जिसके बाद भाई उसकी बाइक पागल हो जाती है। आगे चल के वो ठुक जाता है और बाइक में भी आग लग जाती है। भाई उसकी ऐसी तैसी हो जाती है सच में। ठीक है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो इन सब बाइकर गैंग्स के मेंबर को पकड़ के ले जाती है। ये यहाँ पे पूछता है कि तुम्हें डर तो नहीं लगा काउरी। तो काउरी यही कहती है कि अरे तुम मेरे साथ थे तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे उसको थोड़ा चक्कर से आते हैं तो यूया काउरी को पकड़ लेता है। और ऐसे तो यार काफी लोग हैं मतलब यहाँ पे जो कि भाई डोरे डाल रहे हैं यूया के ऊपर, मतलब लड़कियां हैं काफी ज्यादा, है ना। दूसरी ओर हमें यहाँ पे उसके छोटे भाई बहन का सीन दिखाया जाता है और ये लोग यही कहते हैं कि ये सबकी सब गलती इन गैंग मेंबर्स की है, इनसे कुछ हो ही नहीं पाया। लेकिन भाई इनका लीडर भाई उसका गला पकड़ के उठा देता है उसके भाई का। वो कहते तुम बेवकूफ, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। यहाँ पे वो बेचारी लड़की आती है और माफी वाफी मांगने के लिए और वो कहती प्लीज छोड़ दो उसको। ठीक है, वो उसे लात मार के उड़ा देता है। तभी यहाँ पे यूया आता है और इस गुंडे का हाथ पकड़ता है और कहता है छोड़ दो इसे। यहाँ पे वो उसको पीछे गिरा देता है और वो उठने की हालत में भी नहीं होता। ये दोनों भाई बहन पूछते हैं कि यार हमने हमेशा तुमसे नफरत की है, हमने तुम्हें हमेशा गंदे तरीके से ट्रीट किया, लेकिन तब भी तुम हमारी मदद कर रहे हो क्यों। तो यूया यही कहता है कि क्योंकि भले मैं अभी तक पुरानी चीजें नहीं बोला हूँ, बहुत चीजें नहीं बोला हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें इस हालात में देख पाऊँ, क्योंकि तुम मेरे लिए फिर भी फैमिली हो। तो ये सुन के भाई उसके छोटे भाई बहन काफी इमोशनल हो जाते हैं और वो यहाँ पे रोना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट नीचे आ जाते हैं और ये लोग यूया से ये पूछते हैं कि भाई तुम यार खिड़की से कूद गए और फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हो, कितने कमाल के हो तुम, मुझे लग ही रहा था तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है कि नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका होता है एकदम से सारे स्टूडेंट्स के बीच में। यहाँ पे यूया फिर से एक्सप्लोर करने के लिए दूसरी दुनिया में जाता है तो उसको यहाँ पे याद आता है कि चीफ ने उसको बताया था कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है और सबसे अंधेरी जगहों में से है, यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है और जिन मॉन्स्टर्स को यूया आसानी से हरा पा रहा है, अगर यही मॉन्स्टर्स झुंड में हमला करते हैं तो एक बहुत बड़े शहर को भी तबाह करके रख सकते हैं। यहाँ पे वो फॉरेस्ट के अंदर जाना शुरू करता है तो उसका सामने
सामना और भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर से होने लग जाता है, लेकिन वो उनको आसानी से हरा पाता है। वो आगे देखता है कि एक काफी बड़ा मॉन्स्टर एक छोटे से पपी जैसे मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहा होता है, उसको मार रहा होता है बुरी तरह से। लेकिन जब यहाँ पे यूया उस मॉन्स्टर का लेवल चेक करता है तो भाई इसका लेवल ही 20,000 होता है, इसका अटैक का लेवल, जिसका होता है ये काफी ज्यादा ताकतवर होता है। और यूया यहाँ पे इनविजिबल होकर सब कुछ देख रहा होता है और वो यही सोचता है कि वो इस बेचारे जीव की मदद नहीं कर सकता, तो उसको जाना होगा यहाँ से। लेकिन यहाँ पे जब वो देखता है कि उस छोटे से पपी के ऊपर इतनी ज्यादा मुसीबत आ रही है, तो वो अपने ग्रैंडपा की बात याद करता है कि अगर उसकी जगह उसके ग्रैंडपा होते तो कभी भी पीछे मुड़ के ऐसे देखते नहीं और जरूर उसकी मदद करते। तो यहाँ पे यूया तैयार हो जाता है इससे लड़ने के लिए और वो उसको एक ही अटैक के अंदर खत्म कर देता है। वो ये सोचता है कि भाई ये क्या हुआ एकदम से, मतलब मैं तो यहाँ पे एकदम जोश से आया था और ये एक ही अटैक में खत्म हो गया, मतलब क्या बात क्या है भाई, क्या चल क्या रहा है एकदम से। वो यहाँ पे याद करता है कि जब पहली बार उसका उस मॉन्स्टर से सामना हुआ था तो वो मॉन्स्टर भी उससे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी वो आसानी से उसको हरा पाया था। वो समझ जाता है कि सेज ने जो ये वेपन्स बनाए हैं ये सच में है काफी ज्यादा ताकतवर, जिनकी मदद से वो जीत पा रहा है। यहाँ पे वो पोर्टल में से एक हीलिंग पोशन निकालता है और उस छोटे से पपी को हील कर देता है, जिसके बाद वो पपी यहाँ पे भाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है यार, वो यूया के साथ रहना पसंद करता है। जिसके बाद यूया यही सोचता है कि वो उसको अपने साथ ही रखेगा। वो उसके स्किल चेक करता है तो यहाँ पे उस पपी के भी 500 के अराउंड लेवल होता है। यहाँ पे वो उसका एक नाम रखता है जो कि होता है नाइट। उस बड़े से मॉन्स्टर को हराने के बाद भी यूया का स्कोर अभी तक 235 ही होता है, जबकि उसने अपने से ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को हराया होता है। दूसरा यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसको एक पेट शॉप के बारे में पूछना होता है कि आसपास कोई पेट शॉप है या नहीं, क्योंकि उसने एक डॉग को अपने पास रखा है। तो यहाँ पे कायडे उसके पास आने लग जाती है और वो कहती है हे तुम्हारे पास कोई फोटोज है क्या। तो यूया कहता है कि कायडे तुम बहुत ज्यादा नजदीक आ रही हो मेरे। तो यहाँ पे कायडे भी शर्माने लग जाती है और वो ये कहता है वैसे मेरे पास कोई पिक्चर्स नहीं है क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। तो यहाँ पे उसके दोनों दोस्तों के पास तो ज्यादा टाइम नहीं होता, ये भले इसको बता देते कि पास में एक एनिमल हॉस्पिटल है, उसकी जरूरत भी तुम्हें आगे चल के पड़ सकती है, तो सही रहेगा तुम वहां पे देख सकते हो। यूया के साथ चलने के लिए ये दोनों फ्री नहीं होते, लेकिन कायडे उसके साथ चलने के लिए फ्री होती है, तो वो कहती है मैं चल लूंगी तुम्हारे साथ। तो यूया यहाँ पे मान जाता है। जब वो यहाँ पे घर पे आता है तो वो नाइट के लिए कुछ सामान लेके आया होता है जो कि भाई कायडे ने बाय करने में उसकी मदद की होती है, और वो नाइट से ही कहता है कि अब आज से तुम्हें ऐसे ही घर पे अकेले रहना पड़ेगा, मुझे माफ करना, मुझे पता है तुम घर पे बोर हो गए होगे। जिसके बाद यहाँ पे यूया नाइट को वॉक के लिए लेके जाता है एक पास वाले ही पार्क में। जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो उसको काफी इंप्रेशन मिलता है, काफी लोग उसे देखते हैं और एक आदमी तो उसको हेलो भी बोलता है। जब वो यहाँ पे सामने देखता है तो इधर और कोई नहीं बल्कि कावरी होती है और वो यहाँ पे नाइट को खिलाने लग जाती है। साइड में लोग देख रहे होते हैं और वो कहते हैं भाई साहब देखो क्या कॉम्बिनेशन है, एक हैंडसम बंदा, एक ब्यूटीफुल लड़की और एक पपी भी, और इससे बेटर हो क्या सकता है। यहाँ पे कावरी इसकी ब्रीड के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली बात है यार यूया को इसकी ब्रीड के बारे में नहीं पता क्योंकि एक मॉन्स्टर है, असलियत में कोई पपी वगैरह नहीं है, क्यों है ना। तभी यहाँ पे पीछे से मियो आ जाती है। आपको पता ही होगा यार मियो वही लड़की है जिसके साथ यूया ने फोटोशूट किया था। जिसके बाद ये एक दूसरे को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं। कावरी अपना नाम बताती है और मियो भी अपना नाम बताती है। ये सबके सब लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं भाई पहले से जो इतना ब्यूटीफुल कपल था उसमें एक और ब्यूटीफुल लड़की ऐड हो गई, क्या बवाल मच रहा है भाई पार्क के अंदर। इधर मियो यूया से पूछती है कि अब तुम क्या रोज आया करोगे वॉक्स पे। तो यूया कहता है हाँ। तो मियो कहती है अच्छा इसका मतलब ये है कि अब शायद हम रोज ही मिला करेंगे, क्यों है ना, और मेरी वॉक्स भी अब बोरिंग नहीं हुआ करेगी। चलो ठीक है, यहाँ पे लोग काफी इकट्ठा हो रहे हैं, मेरे को यहाँ से जाना होगा, बाय। तो इधर कावरी ध्यान से सब कुछ देख रही होती है और वो पूछती है कि मियो और तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है क्या। तो यूया कहता है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस उससे एक बार मिला हूँ बस, और वैसे भी मैं उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तो यहाँ पे कावरी चिल्लाती है और कहती है ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो वो यहाँ पे पीछे मुड़ जाती है और तभी यहाँ पे साइड में से हमें दिखाया जाता है कि एक गुंडा भाई एक औरत का पर्स लेके भागने लग जाता है और यूया इधर नाइट को कहता है उसे पकड़ने के लिए। यूया इधर कावरी को अपने साथ लेके जाता है उस बूढ़ी औरत के पास और उससे पूछता है कि आप ठीक है या नहीं, बट उसको यहाँ पे अपने पर्स की ज्यादा टेंशन हो रही होती है, बैग की। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई नाइट उसको घसीटता हुआ लेके आ रहा होता है उस गुंडे को, और यूया इधर कावरी को पुलिस को फोन करने के लिए कहता है। जिसके बाद भाई उस गुंडे को तो गुस्सा आता है, वो यहाँ पे छूट के एक चाकू निकालता है और कावरी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन भाई फिर से यहाँ पे यूया कावरी को बचा लेता है और उस गुंडे की वाट लगा के उसको नीचे लॉक करके पकड़ लेता है। कावरी ये कहती है थैंक यू सो मच, तुमने मेरी फिर से मदद की। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इधर पुलिस उस बंदे को पकड़ लेती है और घर पे आने के बाद यूया फिर से दूसरी दुनिया में जाता है। यहाँ पे वो फॉरेस्ट के डीपेस्ट पोर्शंस में जाता है जिससे कि वो अपना लेवल अप कर पाए, और उसके साथ साथ इधर नाइट भी होता है। ये लोग यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स को हराते हैं और नाइट भी उसकी अच्छी खासी मदद करता है, और एंड में आके तो नाइट अकेले ही एक मॉन्स्टर को हरा पाता है। मतलब इन दोनों का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है। लेकिन आगे चल के यहाँ पे एक रेनडियर टाइप का मॉन्स्टर होता है जो कि काफी ज्यादा कमाल का होता है भाई। उसकी 15,000 का लेवल होता है मैजिक का और अटैक का 10,000 का होता है। ओवरऑल लेवल 630 होता है जो कि किंग ऑक से भी ज्यादा होता है। ये सच में काफी ज्यादा ताकतवर होता है। तो यहाँ पे भाई यूया इनविजिबल होकर खड़ा होता है, लेकिन भाई इस रेनडियर को यूया के बारे में भी पता चल जाता है कि वो यहाँ पे है। तो उसको
पता होता है कि इसके पास और कोई चारा नहीं है बजाय लड़ने के। तो यहाँ पे यूया और नाइट दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं इससे लड़ने के लिए। जब इधर नाइट इस रेनडियर के सींग के ऊपर हमला करता है तो भाई इस सींग के अंदर से इतनी तगड़ी एनर्जी निकलती है जिससे कि भाई नाइट तो उड़ जाता है और यहाँ पे ये रेनडियर फिर से काफी तगड़ा अटैक करता है अपने इन सींग की मदद से। वो यहाँ पे पूछता है कि नाइट क्या तुम ठीक हो? तो नाइट बिल्कुल ठीक होता है और यूया को समझ आ जाता है कि ये दो तरीके के अलग अलग मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है ये मॉन्स्टर। तो वो नाइट से ये कहता है कि हम दोनों को साथ मिलके इसको हराना होगा, तुम्हें मेरे लिए एक ओपनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, क्या तुम कर सकते हो? तो यहाँ पे नाइट चारों ओर कूदने लगता है और ये रेनडियर भाई काफी खतरनाक अटैक करता है जिससे कि चारों तरफ इधर भाई एक्सप्लोजन होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनसे बच के वो यहाँ पे उस रेनडियर के कंधे पे अटैक करता है जिसके बाद यूया अपनी ब्लेड से इस मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है फाइनली। यूया यहाँ पे देखता है कि उसको इस बार क्या क्या चीजें मिली होती है। तो उसको यहाँ पे एक पोर्टेबल बाथ मिला होता है जिसको एक्टिवेट करके वो कहीं पे भी एक छोटा सा सोना टाइप बना सकते हैं जो कि काफी कमाल की चीज है। तो यहाँ पे इनकी एक्सप्लोरेशन आज काफी हो चुकी होती है तो ये घर जाके इसी सोना के अंदर भाई रिलैक्स करते हैं, बात करते हैं। भाई इनको मजा आ रहा होता है बिल्कुल यार गरम गरम पानी में लेट के ऐसे। जिसके बाद ये लोग फिर से एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे इनका सामना एक और खतरनाक मॉन्स्टर से होता है और ये दोनों मिलके उसको भी हरा देते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी यूया का लेवल सिर्फ और सिर्फ 240 हुआ होता है, यानी कि सिर्फ 5 पॉइंट्स बड़े होते हैं उसके लेवल में। जब वो यहाँ पे नाइट का लेवल चेक करता है तो उसके भी यहाँ पे कुछ ज्यादा पॉइंट्स नहीं बड़े होते हैं। तभी इनके साइड में से यहाँ पे एक गुफा खुल जाती है, चट्टाने नीचे गिर जाती है। ये लोग इस गुफा में अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि इधर मशाले खुद ब खुद चलने लग जाती है। नाइट जब यहाँ पे आगे जाता है तो इधर एक स्केलेटन रखा होता है, स्केलेटन के हाथ में एक मोटी सी बुक होती है। वो जब इस बुक को देखता है तो इस पे लिखा होता है कि ये सेज की बुक है और जैसे ही वो इस बुक को ओपन करता है वैसे वो ये वर्ड्स देख के शॉक हो जाता है। अब मुझे नहीं पता भाई ये इनकी लैंग्वेज में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्या लिखा होगा क्या नहीं ये तो हमें आगे पता चलेगा। इधर एंड क्रेडिट्स में हमें एक आदमी का सीन दिखाया जाता है और वो इधर यही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक इंसान को खत्म कर दो। तो वो सामने जो लड़की होती है वो यही कहती है कि ठीक है फिर, बट इसके लिए तुम्हें काफी अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। और ये पर्पल आंखें देखी देखी सी लग रही होती है यार, मतलब जितना मेरे को समझ आ रहा है आपने भी देखी है यार ये आंखें है ना। तो यार कमेंट्स में मेरे को बताना अगर आपको समझ आ चुका है। तो यहाँ पे हमें सेज की बुक का सीन दिखाया जाता है। जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में ये लोग एक गुफा में आते हैं जहाँ पे इनको एक बुक मिलती है और साइड में एक कंकाल भी होता है। तो सेज जो लोग सोच रहे हैं जिनको याद नहीं है, तो बेसिकली यूया जिस घर में यहाँ पे रहता है वो सेज नाम के आदमी का ही हुआ करता था। आपको पता ही होगी ये बात, है कि नहीं? तो बेसिकली ये बुक सेज की होती है। इसमें उसने ये सब लिखा होता है कि वो सब कुछ सीख गया था, मैजिक, मार्शल आर्ट्स और फेंस बनाना भी ऑफ कोर्स। इसके अलावा कुकिंग, सिंगिंग, पेंटिंग वगैरह उसने हर चीज को मास्टर कर लिया था वैसे देखा जाए तो। और इसके बाद जब तक वो जिंदा था तब तक उस समय वो भगवानों की दुनिया में चला गया था। मतलब वो हर चीज में इतना प्रो बन चुका था कि वो भगवानों की दुनिया में जा पाया था। और भले ही भगवानों ने खुद उसे ज्वाइन करने के लिए कहा था लेकिन उसने ये इन्विटेशन डिक्लाइन कर दिया था। सेज यहाँ पे ये बताता है कि ये जो ताकत तुम्हारे पास है एक दिन इंसान इसी ताकत से डरने लग जाएंगे और तुमसे भी डरने लग जाएंगे जैसे वो मुझसे डरा करते थे। तो एक तरीके से हमें दिखाया जाता है कि ये बुक इधर यूया से बात कर रही होती है रियल टाइम में। भले अभी यूया को समझ नहीं आ रहा है लेकिन हाँ वो उससे बात कर रही है। सेज यहाँ पे यही कहता है कि जब मैं ताकतवर बन गया तो मेरी जिंदगी काफी सुनसान हो गई थी, वीरान हो गई थी, कोई था नहीं मेरी जिंदगी में और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी यही हश्र हो। यहाँ पे यूया यही सोचता है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि लोग मुझसे ना डरे। तभी यहाँ पे सेज की आवाज यूया को सुनाई देती है कि तुम ऐसे रिलेशनशिप बना सकते हो इंसानों के साथ जिन पे तुम भरोसा कर सकते हो, ऐसे दोस्त बना सकते हो तुम, ठीक है ना। तो यार यूया यही सोचता है। पहले तो उसके दोस्त भी नहीं हुआ करते थे, अभी थोड़े लोगों से जाके मिले हैं तो इनमें वो कैसे पता कर सकता है कि किस पे वो भरोसा कर सकता है और किस पे नहीं कर सकता। सेज यही कहता है कि तो फिर तुम अपने हिसाब से लोगों से दोस्ती करो और जो भी चीज तुम मुझसे जानना चाहते हो वो तुम मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी चीज हो सकती है वो। तो जब यहाँ पे यूया थोड़ा सोचता है तो वो कहता है कि शायद जादू सीखना चाहता हूँ मैं, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सेज इस बुक के अंदर भाई जादू की सारी इंफॉर्मेशन डाल देता है, मैजिकल थ्योरी से रिलेटेड सब कुछ डाल देता है वो, जिससे कि यूया इस जादू को सीख पाए। ठीक है, सेज यहाँ पे ये बताता है कि तुम बाहर की दुनिया से आए हो इस वजह से तुम्हारे अंदर कोई मैजिकल पाथवे नहीं है। मैजिकल पाथवे एक तरीका होता है जो कि हर इंसान के अंदर होता है इस दुनिया में जो कि मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए मैजिकल पाथवे होना जरूरी है। अब क्योंकि यूया तो बाहर से आया है इस वजह से उसके अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है, लेकिन सेज उसे अपने मैजिकल पाथवेज दे देता है, लेकिन उसके लिए भी उसको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। सेज उसे यही कहता है कि जो भी ताकत तुम्हें चाहिए उसके बारे में बस तुम सोचो और वो ताकत तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है ना। और उसके साथ साथ उसका तुम्हें नाम भी रखना
रखना होगा और ये सारी चीजें। यहाँ पे यूया जब कॉन्सेंट्रेट करता है तो वो अपने मैजिकल पाथवे को कनेक्ट कर पाता है, जो पाथवे उसे सेज ने दिया होता है बेसिकली। ठीक है, वो यहाँ पे बाहर आता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वो यहाँ पे सोचता है कि वो अपने हाथ से एक वाटर बॉल बनाएगा, जिसके बाद यहाँ पे एक वाटर बॉल बनने भी लग जाती है। ठीक है, और अब क्योंकि नाइट उसका पेट है तो उसके अंदर भी वही सारी पावर्स इस्तेमाल करने की ताकत आ जाती है, तो वो भी यहाँ पे वाटर बॉल बना पाता है। यहाँ पे वो इस वाटर बॉल को जब ट्री के ऊपर मार के देखता है तो भाई इससे काफी तगड़ा डैमेज होता है। यहाँ पे आसपास के पेड़ भी भाई ऐसे तैसे हो चुकी होती है उनकी। ठीक है ना, दूसरी ओर यहाँ पे हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है और इधर राजा होता है जो कि भाई चीफ से पूछता है उस लड़के के बारे में जिसने लेक्सिया को बचाया था। तो ये बताता है कि हाँ मैजेस्टी, हमने उसको ढूंढ लिया है, और जैसा कि लेक्सिया ने बताया था कि वो सबसे अंधेरी जगहों पे रहता है, और तभी लेक्सिया ने उसको प्रपोज कर दिया और शादी के लिए पूछ लिया। मैं भी काफी शॉक हो गया था, लेकिन ये बात यहाँ पे उसके मुंह से गलती से निकल जाती है। राजा कहता है क्या बोला तुमने? तो चीफ कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं बोला। तो राजा को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और भाई राजा तो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं उनको अपनी तलवार से मार गिराता है। यहाँ पे बस चीफ बचा होता है। यहाँ पे राजा ये कहता है कि उस कीड़े की हिम्मत कैसे हुई, वो समझता क्या अपने आप को, मेरी बेटी को फंसाया उसने, अब तो उसकी ऐसी तैसी बना दूंगा मैं। तो यहाँ पे वो चीफ कहता है यार इस फैमिली में सबके सब ऐसी क्यों है, गुस्से। दूसरी ओर यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और ये यहाँ पे यही सोच रहा होता है कि वो इन मैजिकल ताकतों का इस्तेमाल इस दुनिया में भी कर सकता है, लेकिन बस उसको ये ध्यान रखना होगा कि उसे कब और कैसे इन ताकतों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे इनकी टीचर अनाउंसमेंट करती है कि ये लोग एक ऑफ कैंपस स्टडी पे जाएंगे 2 दिन के लिए। ठीक है, तो ये सोचता है ऑफ कैंपस स्टडी, यार मेरे को तो कोई शेड्यूल मिला ही नहीं था। तो उसके साइड में यहाँ पे एक लड़की बैठी होती है और वो ये कहती है कि ये लोग ऐसे इसलिए करते हैं जैसे कि हम अलग अलग इन्वायरमेंट्स में अपने आप को ढाल सके, और इसी वजह से हम 2 रातों के लिए कैंपिंग पे जाएंगे। टीचर बताती है कि इनकी टीम्स बांटे जाएंगे और हर एक टीम में 4 लोग होंगे, और ये जो टीम्स होंगी वो कैंप वाले दिन ही पता चलेगी। ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ पे हमें बताया जाता है यूया का सीन, और उसकी टीम में यहाँ पे काइडे होती है, साथ ही साथ आकिरा भी होता है। याद होगा आपने, इसी ने यहाँ पे वो फुटबॉल मारी थी लास्ट एपिसोड में। इनके साथ एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है रेन। ठीक है, यूया यहाँ पे यही कहते हैं मेरे पास तो कोई प्रॉपर बैग भी नहीं है कैंपिंग के लिए, मैं सारा सामान किस में रख के लेके जाऊंगा। तो काइडे कहती है ठीक है फिर चलो तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चलते हैं। ये लोग यहाँ पे जब आके मिलते हैं शॉपिंग सेंटर के पास, तो काउरी भी इधर आई होती है और ये सबके सब लोग काउरी को देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है काउरी ज्यादातर लोगों के साथ हैंग आउट नहीं करती, क्योंकि उसके पापा आपको पता ही है यार स्कूल के चेयरमैन है। तो इसी वजह से इन सबको शौक लगता है काफी ज्यादा कि यार यूया इसके साथ दोस्त कैसे है। तो ये लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और काउरी एक काफी अच्छा खासा बैग यूया के लिए सेलेक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद ये इधर एक अम्यूजमेंट पार्क में आते हैं जो कि एसी मॉल के अंदर बना होता है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ हैंड पिक करने वाली मशीन्स होती है जिसमें कुछ कुछ प्राइजेस होते हैं, आपने देखा होगा काफी एनिमेज में इसको हम कंट्रोलर्स का इस्तेमाल करके इन गिफ्ट्स को पकड़ के ला सकते हैं, लेकिन काफी मुश्किल होता है ये। तो यहाँ पे यूया अपनी डिटेक्ट वीकनेस नाम की एक एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो इजीली यहाँ पे इन सारे प्राइजेस को जीत पाता है अपने दोस्तों के लिए, और उस वजह से उसके सारे दोस्त भी खुश हो जाते हैं। वो ये सोचता है कि फाइनली वो कुछ ऐसा कर पाया जिस वजह से उसके दोस्तों के चेहरे पे उसकी वजह से स्माइल आ पाई है। ठीक है, ये लोग यहाँ पे कैफे जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे ये तीनों की तीनों लड़कियां ये डिसाइड करती है कि ये लोग फैशन वाले फ्लोर पे जाएंगी, जिससे कि यहाँ पे कुछ शॉपिंग कर पाए, जो कि होता है 13th फ्लोर। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ से निकल जाती है और दूसरी बार हमें दिखाया जाता है कि इधर कुछ शॉर्ट सर्किट टाइप हो रहा होता है। ओके, यहाँ पे ये तीनों के तीनों कैफे में होते हैं और अपना भाई एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, नॉर्मली बातचीत कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे फायर अलार्म बजता है और हमें बताया जाता है कि इस बिल्डिंग में यहाँ पे आग लग चुकी है और ये आग 7th फ्लोर तक पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी सबको निकाला जा रहा होता है। ये लोग सोचते हैं कि भाई वो तीनों की तीनों लड़कियां तो ऊपर है, उनको तो यार कौन बचाएगा बेसिकली। ये लोग जब सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं तो भाई वो तो यही कहते हैं कि नहीं अभी यहाँ पे कोई लड़कियां वड़की नहीं है, बट उनको हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम सब निकलो यहाँ से। तो ये यही सोचता है कि वो इनको ऐसे नहीं छोड़ सकता, तो वो सीधा सीधा ऊपर भाग जाता है। वो देखता है कि यहाँ पे काफी आग लगी होती है, तो वो सोचता है कि अब उसे अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो यहाँ पे मैजिक से अपने आसपास अपनी पूरी बॉडी के आसपास वाटर बना लेता है, एक वाटर शील्ड टाइप, जिससे कि इस आग से उसको कोई फर्क ना पड़े। वो यहाँ पे भागना शुरू करता है, वो ढूंढना शुरू करता है काउरी, काइडे और रेन को, जो कि तीनों की तीनों यहाँ पे भाई धुएं की वजह से बेहोश हो चुकी होती है। इधर फाइनली यूया इनको ढूंढ लेता है और वो अपनी एबिलिटी से स्कैन करता है कि इस पूरी बिल्डिंग में और कोई लोग तो नहीं है जिनको बचाने की जरूरत हो। तो ये पूरी बिल्डिंग पहले से खाली हो चुकी होती है, ये 3 ही होते हैं जिनको उसे बचाना होता है। वो इनको उठा के सोचता है कि यार क्या उसके अंदर इतनी पावर है कि वो इन तीनों को प्रोटेक्ट कर पाए अपनी ताकत से, साथ ही साथ अपनी मैजिक पावर्स का भी इस्तेमाल कर पाए। तो यार यहाँ पे उसको थोड़ा डाउट होता है अपनी एबिलिटी पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आग बढ़ने लग जाती है, ये रूफ वगैरह गिरने लग जाती है। तो वो देखता है कि यहाँ पे भाई आगे डेड एंड आ चुका होता है। इधर नीचे फायर फाइटर्स होते हैं जो कि आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर ये लोग बोल रहे होते हैं फायर फाइटर्स से कि आप जाके हमारे दोस्तों को बचाइए, लेकिन ये लोग यही कहते हैं जब तक आग कंट्रोल में नहीं आ जाती तब तक हम ऐसा कुछ भी नहीं कर
सकते क्योंकि हमारी रेस्क्यू टीम के ऊपर भी खतरा हो जाएगा। यहाँ पे भाई यूया इस पूरी जमीन को शैटर करना शुरू कर देता है भाई, वो सारे फ्लोर से भाई तोड़ता तोड़ता नीचे आ जाता है फर्स्ट फ्लोर तक, और ये यहाँ पे सुरक्षित होते हैं तीनों के तीनों। फायर फाइटर्स भी देख के शॉक हो जाता है भाई ये चल क्या रहा है। साथ ही साथ इसी बात के लिए यूया को डांट भी पड़ती है कि उसने ऐसा क्यों किया, अपनी जान खतरे में क्यों डाली। उसने कावरी को बचाया होता है, उसके पिता यहाँ पे आते हैं तो वो यूया का फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। भले यूया बता नहीं पाता कि उसने कैसे बचाया इन तीनों को, लेकिन फिर भी उसके पिता काफी ज्यादा खुश होते हैं। कावरी और उसके पिता का बॉन्ड देख के यूया को काफी निराश फील होता है। उसको लगता है कि अच्छा ऐसा होता है क्या फैमिली में रहना, मतलब कितना अजीब है, मेरे लिए ऐसा फील करने वाला कोई है नहीं। लेकिन जैसे वो घर में आता है तो नाइट यहाँ पे उसका इंतजार कर रहा होता है और आते साथ वो इधर यूया के ऊपर कूद जाता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक रैबिट जैसा क्रीचर होता है और उसके ऊपर एक सॉर्सर एरो से हमला कर रहा होता है। एक एरो केज बना देता है, या फिर मैं कहूँ बना देती है। ये एक सॉर्सर होती है अच्छी खासी, ठीक है, जिसके पास काफी कमाल की ताकतें होती है। वो यहाँ पे इस रैबिट को कॉर्नर कर देती है और रैबिट पूछता है कि तुम हो कौन, तुम्हें पता है ना इस दुनिया में मेरी कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पे वो रैबिट देखता है कि इस लड़की के अंदर से करप्शन का ऑरा आ रहा होता है, और ये रैबिट यही कहता है कि जो तुम टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हो एरोस की, वो डिवाइन आर्चर की है। तो ये लड़की यहाँ पे यही कहती है मैं तुम्हें एक इन्विटेशन देने आई हूँ, मैं सब कुछ तबाह करना चाहती हूँ, इस दुनिया में सब कुछ खत्म कर दूंगी मैं, और इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता क्योंकि इसमें बचाने जैसा कुछ है ही नहीं। तो मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ इस चीज में, जिससे कि हम इस दुनिया को तबाह कर सके। तो वो रैबिट कहता है कि क्या? तो वो लड़की कहती है मैं वापस आऊंगी। तो ये रैबिट कहता है कि एक ऐसी लड़की जिसके पास डिवाइन आर्चर की पावर्स है और वो दुनिया को तबाह करना चाहती है, मुझे इसको किसी भी तरह रोकना होगा और अपनी टेक्निक्स को पास ऑन करना होगा। यहाँ पे हमें सेज की बुक के कुछ विजुअल्स दिखाए जाते हैं और साथ ही साथ हमें यूया का सीन दिखाया जाता है। और आपको जैसे कि याद होगा कि सेज की बुक में मैजिक से रिलेटेड सारी की सारी चीजें आ चुकी होती है और यूया धीरे धीरे करके उन मैजिकल चीजों को सीखने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में यूया एक ऐसे जादू का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो एक पोर्टल खोल सकता है और उस पोर्टल को खोल के वो किसी भी जगह पे कभी भी पहुंच सकता है। फाइनली वो यहाँ पे सक्सेसफुल होता है इस पोर्टल को ओपन करने में और उसको ये जादू का इस्तेमाल करना आ जाता है। वो यही सोचता है कि इस जादू को इस्तेमाल करके तो वो अब कभी भी कहीं पे भी जा सकता है और उसको लेट होने का भी डर नहीं है। जब यूया इधर एक केव के अंदर आता है तो उसको यहाँ पे कुछ गॉब्लिन मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं और उनको वो इजीली हरा देता है यहाँ पे नाइट के साथ मिलके। यहाँ पे यूया यही कहता है कि चलो फिर आज के लिए इतना ही। तो ये सुन के भाई नाइट थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसको इधर यूया के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना होता है। लेकिन तभी यूया देखता है कि नाइट को कुछ महसूस होता है और नाइट यहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो यूया को अपने साथ लेके जाता है। वो यूया से यही कहता है कि तुम गायब हो जाओ। मतलब बोल नहीं पाता वो, लेकिन यूया उसकी बात समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। यहाँ पे नाइट भी काफी सतर्क होता है और जब ये दोनों आगे आके दिखते हैं तो इधर कुछ गॉब्लिन मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्होंने एक लड़की को इधर कॉर्नर कर दिया होता है। इधर यूया जब उस लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो भाई नाइट उसको रोकने लग जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि भाई ये लड़की काफी कमाल की होती है यार, इसके पास कुछ स्ट्रिंग्स टाइप की पावर होती है, ये अपने नेल से स्ट्रिंग्स निकाल सकती है और इससे भाई ये इन गॉब्लिन्स को काटना शुरू कर देती है। यहाँ पे वो कोशिश करती है इन सबसे निपटने की, लेकिन ये काफी ज्यादा होते हैं जिसके बाद ये सबके सब ओवर पावर करने लग जाते हैं इस लड़की के ऊपर और काफी खुश होने लग जाते हैं। तभी यूया यहाँ पे आता है उस लड़की को बचाने के लिए, साथ ही साथ नाइट भी इधर मदद करता है यूया की उस लड़की को बचाने में। ये लोग देखते हैं कि इधर कई सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स होते हैं यार, मतलब हद से ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे यूया अपना एक स्पेशल वेपन निकालता है जो कि होता है डिवाइन व्हिप। इसको जितनी ज्यादा बार घुमाया जाएगा उतनी ही बार इसमें से एक और नया व्हिप निकल के आ जाता है और वो इन सबसे इनको पकड़ लेता है इन टेल से और उस लड़की को बचा लेता है। वो यहाँ पे उसको अपनी गोद में उठा के लेके आने लग जाता है और ये यही कहता है कि अब ओवन के लिए आसानी होगी यहाँ पे आने के लिए क्योंकि ज्यादातर मॉन्स्टर्स को तो मैंने हरा ही दिया है। ये यही सोचता है कि वो उसको अपने घर पे लेके जाएगा, लेकिन नाइट को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं होती है। वो यहाँ पे मना करता है बेसिकली। ये यही कहता है कि मैं उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना। तभी इस लड़की को यहाँ पे होश आता है और कहती क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मेरे को। तो यहाँ पे उसको छोड़ देता है। इधर वो उसको हीलिंग पोशन देता है और उसके बाद यहाँ पे वो लड़की हील हो जाती है और वो कहती है मेरा सारा का सारा दर्द गायब भी हो गया है, कितना कमाल है, तुम हो कौन? तो यूया इधर अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो लड़की अपना नाम बताती है। इस लड़की का नाम होता है लूना। जब यूया यहाँ पे लूना से पूछता है कि तुम इतनी खतरनाक जगह पे क्या कर रही हो, तो लूना यही कहती है कि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आई हुई थी और तभी गॉब्लिन के एलीट पैक ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। उनका हुआ क्या? तो यूया कहता है कि हमने उन लोगों को हरा दिया। जिसके बाद यहाँ पे लूना इनका शुक्रिया अदा करती है और लूना ये कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे उठा के लाए क्योंकि मैं काफी गंदी हो रही थी, काफी देर से भाग रही थी, मेरे को काफी पसीना आ रहा था तो मेरे अंदर से स्मेल आ रही होगी, मुझे माफ करना, मेरे को तो नहाने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपको पता है यूया के पास एक बाथ होता है तो उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे लूना नहाने लग जाती है। यहाँ पे एक साइड में से बैरियर भी बन चुका होता है जिससे कि बाहर से कोई अंदर ना देख पाए। काफी सही चीज है ये भी, है कि नहीं? लूना ये कहती है कि ये काफी कमाल की बात है, मेरे को तो यहाँ पे कस्टमर की रिक्वेस्ट पे आना पड़ा था लेकिन तुम इतने खतरनाक
खतरनाक जगह पे ट्रेनिंग कर रहे हो, कमाल की बात है सच में। हे यूया, मेरी ट्रेनिंग में क्या तुम मेरा साथ दोगे, मेरे साथ चलोगे तुम? यहाँ पे यूया मन में यही कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं इसको रिजेक्ट भी करूंगा तो उसे काफी बुरा लगेगा, लेकिन अगर ये अकेले ट्रेनिंग पे जाएगी तो मेरे को इसकी चिंता होगी, तो क्या करना चाहिए मेरे को? तो यहाँ पे यूया थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन लूना के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूया और लूना दोनों के दोनों मिलके साथ ही साथ नाइट भी होता है, ये तीनों के तीनों मिलके इधर मॉन्स्टर्स को हराना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके लूना अपने स्ट्रिंग्स को इस्तेमाल करने में और भी ज्यादा एक्सपर्ट होती जाती है। इन दोनों के स्किल सेट धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाते हैं और अब फाइनली लूना इधर एलीट क्लास के गॉब्लिन्स को भी हरा पाती है। यूया यहाँ पे यही कहता है कि कल से वो लूना के साथ ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी एक ऑफ कैंपस स्टडी ट्रिप होने वाली है, तो मुझे माफ करना। तो लूना यही कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे को पता ही था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ठीक है। तो यूया कहते कोई बात नहीं, आज हमारा आखिरी दिन है तो आज हम पूरा फोकस करते हैं ट्रेनिंग के ऊपर, क्यों है ना? तो लूना कहती है कि हाँ, और आखिरी बार बात भी करते हैं। तो इधर जब यूया बात कर रहा होता है तो भाई लूना भी आ जाती है टॉवल लपेट के अंदर, ठीक है, और वो उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी इतनी मदद की, उसकी वजह से वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाई है, और जो भी समय मैंने तुम्हारे साथ बिताया है वो ही मेरा खजाना है, मेरे को काफी अच्छा फील हुआ है तुम्हारे साथ रह के। तो वो उसकी टॉवल नीचे गिर जाती है और वो उठ के खड़ी हो जाती है। तो यूया उसको बताता है भाई तुम्हारी टॉवल नीचे गिर चुकी है, ठीक है ना? इधर हमें इनकी स्कूल बस का सीन दिखाया जाता है, दूसरे दिन का सीन, ठीक है ना? और यहाँ पे ये लोग बैठ के कार्ड्स खेल रहे होते हैं। अब ऑब्वियसली यार यूया ने इधर पूरे दिन लूना के साथ ट्रेनिंग की थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है, उसकी नींद भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती। इस वजह से थोड़ी देर बाद वो जब इधर इस कार्ड गेम में जीतने लग जाता है तो वो सोने के लिए चला जाता है। काइडो उसको ये कहती है कि चिंता मत करो, जब हम वहाँ पे पहुंचने वाले होंगे तब हम तुम्हें वहाँ पे जगा देंगे, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे यूया वन में यही कहता है कि मैं इस कार्ड गेम में काफी आसानी से जीत रहा था, जिसमें मैंने कुछ ध्यान भी नहीं दिया था। क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने दूसरी दुनिया में अपने लक पैरामीटर को बढ़ा लिया था, क्योंकि ये गेम ही पूरा लक का है, क्यों है ना? यहाँ पे ये लोग जब यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो यूया देखते हैं कि काफी बड़ा कैंपस होता है। इनकी टीचर इन्हें यही कहती है कि चलो फिर चेंज करो और हॉल में मिलना मेरे को, हम तुम्हें बताएंगे कि इस ट्रिप में तुम्हें क्या क्या करना होगा। टीचर इन लोगों को ये बताती है कि यहाँ पे तुम एक रात और 2 दिन बाहर बिताओगे और अपना पूरा 100% दोगे। जब ये लोग पूछते हैं कि हम खाने वगैरह का क्या करेंगे, तो टीचर इनको ये बताती है कि इस पहाड़ पे काफी सारे मशरूम्स और ऐसे प्लांट्स है जिनका इस्तेमाल तुम खाने के लिए कर सकते हो। यहाँ पे एक नदी भी है जिसमें मछलियां भी है, तो तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी खाने पीने की, क्यों है ना? हाँ, वो बात है कि तुम जो भी खाना पकाओगे वो तुम्हें सबसे पहले हमें लाके दिखाना है और हम तुम्हें बताएंगे कि ये खाने लायक है या फिर जहरीला है, ठीक है ना? इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो हमारी स्कूल की डॉक्टर मिस योमिकावा तुम्हें ट्रीट करेगी, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे योमिकावा के ऊपर ज्यादातर लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि कुछ अफवाहें होती है। काइडे बताती है कि जब भी इनके रूम के बाहर से निकला जाता है तो अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, तो भाई कुछ तो खतरनाक बात है इस टीचर के बारे में, ठीक है ना? यहाँ पे हमें बेसिकली बताया जाता है कि कैसे ये बच्चे इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। इन सबका फायदा बस होमरूम टीचर को ही होगा, इन बच्चों को तो बस एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन ज्यादातर फायदा टीचर को ही होगा। और भले इनको एक टाइम का थोड़ा सा खाना दिया जाएगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं पड़ेगा इनको, तो अपना पेट भरने के लिए इनको बाहर ही खाने की तलाश करनी होगी। ये बच्चे ये सोचते हैं कि कम से कम चलो ये यहाँ पे स्कूल में तो रहेंगे, तो टीचर्स कहते हैं कि ये टीचर्स के रहने की जगह है, तुम लोग तो बाहर रहोगे, जब तो ये लोग यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए आए हैं, ठीक है ना? इधर यूया के ग्रुप के अंदर काओरी, काइडे और कांजाकी होते हैं और ये लोग भी 2 हिस्से में बढ़ जाते हैं। इधर काइडे और यूया साथ आते हैं रिवर के पास, लेकिन यहाँ पे काफी भीड़ होती है पहले से ही, और जिस वजह से इनको लगता है कि ये कभी भी शायद यहाँ पे तो मछली नहीं पकड़ पाएंगे। काइडे ये कहती है शायद हमें अपना प्लान कैंसिल कर देना चाहिए मछली पकड़ने का, लेकिन यूया यहाँ पे ये सोचता है कि उसको हार नहीं माननी है। उसको एहसास होता है कि पास में ही एक ऐसी जगह है जो कि काफी खाली है और यहाँ पे जब ये लोग आके दिखते हैं तो काफी सारी मछलियां भी होती है इधर, लेकिन यहाँ पे पानी काफी कम होता है जिस वजह से इधर फिशिंग पोल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो यूया लूना की बात याद करता है, उसने बताया होता है कि ये जो सारे मॉन्स्टर्स होते हैं ये भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, जिस वजह से उनको भी डर लगता है इंसानों से और हम उनकी मूवमेंट्स का पता लगा सकते हैं। तो ये यही सोचता है कि ये मछलियां भी जीवित है, जिस वजह से इनकी फीलिंग्स को अगर वो समझ पाएगा तो वो इनको आसानी से पकड़ सकता है और उनकी मूवमेंट्स को मैच कर सकता है। जिसके बाद यहाँ पे यूया भाई काफी आसानी से इन मछलियों को पकड़ना शुरू कर देता है, जिस वजह से काफी बच्चे शौक हो जाते हैं। वो पूरी बाल्टी भर देता है भाई अपनी मछलियों से, और काइडे ये कहती है कि बस यार बहुत हो गया, इतनी सारी मछलियां तो हम चारों खा भी नहीं पाएंगे मिलके। तो यूया यही कहता है कि इसके लिए मेरे को लूना को थैंक्स करना होगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक घर का सीन जहाँ पे लूना होती है और वो अपने थ्रेड से इधर काफी सारे डमीज के सर काट देती है भाई एक ही बार में, ठीक है? उसने यहाँ पे एक हुड टाइप पहन रखा होता है और वो कहती है मैं पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी हूँ। क्या ये भी ट्रेनिंग की वजह से ही हुआ है? वो काफी खूबसूरत इंसान है, लेकिन बचपन से ही मैं एक असैसिन के तौर पे जी हूँ। जिन लोगों को भी मैंने मारा है उनके ही खून में मैं लिपटी हुई हूँ। काश मैं यूया से पहले मिल चुकी होती, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल किलर हूँ और डार्क गिल्ड की एक मेंबर भी, एक ऐसी औरत जो कि हेड हंटर के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे वो अपने थ्रेड से सारे के सारे डमीज को काट के रख देती है और वो ये कहती है कि यूया मुझे तुम्हें अलविदा कहना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे वो यार यूया को ही मारने के लिए प्लान टाइप बनाती है। दूसरी ओर इधर हमें लेक्सिया का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई अपनी किंगडम से निकल रही होती है और वो कहती है चलो फिर चलते हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा कि यहाँ पे यूया और बाकी सब इधर एक ऑफ कैंपस ट्रिप में आए
आए होते हैं और यूया अपने हाथों से काफी मछलियां भी पकड़ लेता है। जब वापस आके एक आइडिया बताती है कि यूया ने अपने हाथों से इतनी सारी मछली पकड़ी, तो भाई रिन तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है ये देख के। वो ये कहती है कि तुम स्पोर्ट्स में तो अच्छे हो ही साथ तुम्हारे रिफ्लेक्सेस भी काफी तेज है, क्या बात है। यहाँ पे दूसरी ओर अकीरा भाई जमीन पे गिरा हुआ होता है और वो यही कहता है कि यार इसने तो कुछ भी काम नहीं किया, इसने मेरे को भेज दिया था मशरूम को टेस्ट करने के लिए कि वो जहरीले है या नहीं, तो मुझे उन्हें टेस्ट करना पड़ा और शायद मैं मर जाऊंगा यार। अब साथ ही साथ भालू से बचने के लिए भी इसने मेरे को यूज किया। तो यहाँ पे यूया यही सोचता है कि भाई ये तो गलत ही सीन हो गया, ये तो मशरूम खा के बैठा होगा कि इसकी हेल्थ खराब ना हो जाए। वो जब उसको स्कैन करके देखता है तो बेसिकली उसकी जान इतनी ज्यादा खतरे में नहीं होती है, वो ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। यहाँ पे रिन और अकेरा भी कुछ सामान लेके आए होते हैं और यूया अपनी एबिलिटीज से इन सारे वेजिटेबल्स को, इन सारे हर्ब्स को स्कैन करता है कि इनमें कुछ खतरनाक चीजें तो नहीं है, इनमें कुछ डेंजरस पॉइजनस चीजें जो होती है वो उनमें से हटा देता है इनको। अब ये लोग यही सोचते हैं कि अब खाना कौन बनाएगा, तो यूया यही कहता है कि खाना बनाने से पहले हम ये सारी चीजें टीचर्स को दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। जब ये लोग यहाँ पे क्लासरूम में आते हैं और मिस सवाटो को ढूंढ रहे होते हैं, तभी यहाँ पे सामने काओरी दिखती है यूया को और यूया यहाँ पे काओरी से जाके बात करने लग जाता है। ये दोनों डिस्कस करते हैं कि इनको काफी मजा आ रहा है इस एक्टिविटी में और काफी अलग एक्सपीरियंस है ये। इसे देख के अकेला काफी ज्यादा जेलस फील करने लग जाता है और वो यही कहता है कि यार तुम्हारे इसके साथ भी कांटेक्ट है, तुम्हें पता है ना ये प्रिंसेस काओरी है और उससे सबका कांटेक्ट नहीं हो पाता है, मेरा सपना है कि मैं एक दिन चल के उससे शादी करूं क्योंकि वो एकदम कमाल की है। ये लोग जो अपनी वेजिटेबल्स में सवाडा को दिखाते हैं तो सवाडा मन में यही कहती है कि क्या बात है, मेरा बोनस जरूर बढ़ जाएगा इस बार। वो कहती है कि तुम्हारी सारी की सारी वेजिटेबल्स काफी कमाल की है और अब मेरे को ये बताओ कि तुम में से खाना बनाना किसको आता है। तो ये तीनों की तरह यहाँ पे यूया के ऊपर इशारा कर देते हैं और यूया खुद अपने ऊपर इशारा कर रहा होता है भाई खाना बनाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे जब यूया खाना बनाते हैं तो काफी लजीज लग रहा होता है यार, भले ये एक एनिमे है लेकिन इसमें भी काफी टेस्टी लग रहा होता है, मेरे को खुद करता है मन खाने का यार। एनीवे जब यहाँ पे सवाडा और दो और टीचर्स आते हैं तो वो देखते हैं कि इतना डिलीशियस खाना किसने बनाया है, इन तीनों ने यहाँ पे ड्रिंक कर रखी होती है, तो ये लोग कहते हैं कि हम भी टेस्ट करना चाहेंगे। जब सवाडा यहाँ पे इस खाने को टेस्ट करती है तो वो भाई फैन हो जाती है यूया की, ये सबके सब फैन हो जाते हैं और यही कहते हैं कितना डिलीशियस खाना बनाया है यूया ने। जब ये सबके सब लोग यूया की तारीफ कर रहे होते हैं तो उसको एहसास होता है कि यार उससे पहले वो हमेशा जब भी खाना बनाता था तो अकेले ही खाता था, उसके साथ कोई खाने वाला भी नहीं था, ना ही उसकी कोई तारीफ करने वाला था, लेकिन अब इन सबकी तारीफ सुन के उसको काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है। तो यहाँ पे सवाडा काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है और वो कहती है क्या बात है यार, मेरा तो पेट ही भर गया, वैसे तुम कौन सी दुनिया से आए हो यार, तुम काफी कमाल के हो, मुझे तो शुरुआत से ही ठीक से खाना नहीं बनाना आता था और मेरी लाइफ में कोई ऐसा खास इंसान भी नहीं था जो कि मुझे खाना बना के दे, तो ठीक है फिर मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे लिए रोज खाना बनाओ और मेरा ख्याल रखो। तो ये सबके सब भाई सवाडा को डांटने लग जाता है और कहते हैं क्या कर रही हो, ये तुम्हारा स्टूडेंट है यार, तुम टीचर हो, कम से कम थोड़ा ठीक से तो पेश आओ। यहाँ पे कायडे भी थोड़ा जलने लग जाती है और कायडे कहती है हे मिस सवाडा, देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूया बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपके लिए, आप उससे बेटर डिजर्व करती है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे तो ये सबके सब जब रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं तो सवाडा तो यूया को हग ही कर लेती है, जिसको देख के भाई ये सारे के सारे लड़के भाई चिढ़ने लग जाते हैं, शौक हो जाता है काफी। कायडे इवन टीचर को छुड़ाना भी शुरू कर देती है क्योंकि यहाँ पे यूया का दम घुट रहा होता है। इसके बाद यहाँ पे यूया घर पे टेलीपोर्ट करके जाता है क्योंकि घर पे नाइट अकेला होता है, तो यहाँ पे आके वो उसको भी खाना खिलाता है और नाइट भी ये खाना खा के खुश होता है और यूया को ये रियलाइज होता है कि अब काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसकी मेहनत की कदर करते हैं और खुश होते हैं उसके खाना वगैरह खा के भी। यहाँ पे हमें बॉयज चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, तो जब यूया अपने कपड़े उतारता है तो ये सब देखते हैं कि भाई यूया की बॉडी भी काफी कमाल की होती है और अकेला काफी ज्यादा जेलस फील करता है और वो ये कहता है क्या बात है यार, तुम बाकी एथलेटिक्स में तो अच्छे हो ही और साथ ही तुम्हारी बॉडी भी इतनी कमाल की है और लड़कियां भी तुम पे मरती है, क्या चल क्या रहा है ये। दूसरी ओर यहाँ पे हमें गर्ल्स चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है और बेसिकली यहाँ पे रेन कायडे को थोड़ा सा परेशान करने लग जाती है उसकी चेस्ट को टच करके और वो ये कहती है कि तुम काफी लकी हो जो तुम्हारी चेस्ट इतनी बड़ी है और तुम इतनी बस्ती हो, इससे तो तुम किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हो, क्यों है ना। तो यहाँ पे सारी की सारी लड़कियां भाई यूया के बारे में बात करती है और मिस सवाडा के बारे में बात करती है कि कैसे मिस सवाडा ने यूया का खाना टेस्ट किया था जिसके बाद उन्होंने यूया को प्रपोज कर दिया शादी के लिए। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि भाई इनके टेंट में यहाँ पे काफी तबाही मच चुकी होती है, जो भी खाना इन लोगों ने इकट्ठा किया होता है वो सबका सब गायब हो चुका होता है और ये लोग यही सोचते हैं कि अब ये लोग करेंगे क्या। तो रेन कहती है कि ठीक है फिर चलो अभी के लिए हम ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ढूंढ के लेके आते हैं और कुछ तो नहीं कर सकते अभी हम। ये चारों जब आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पे पेड़ पे काफी बड़े बड़े पंजों के निशान होते हैं, जिसको देखकर ये थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तभी इनको रियलाइज होता है कि यहाँ पे एक भालू है जो कि इनकी तरफ भाग के आ रहा होता है, तो ये चारों के चारों यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और यही भालू है जिसने इन लोगों का खाना चुराया था, ठीक है ना, मतलब खा लिया था। यहाँ पे मिस सवाडा इन बच्चों को बचाने के लिए दूसरी ओर भेजती है, लेकिन तभी भालू इधर मिस सवाडा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन जैसे उसके ऊपर अटैक करने वाला तो तभी यूया बीच में आ जाता है और इस भालू का पंजा रोक लेता है और उसको पीछे ढकेलने लग जाता है। यहाँ पे वो उसको उठाता है और भाई नीचे पटक देता है जिससे कि उसके होश उड़ जाते हैं। वो यहाँ पे मिस सवाडा से पूछते हैं कि क्या आप ठीक है, तो सवाडा कहती है कि वैसे मैं तुम्हारी टीचर हूँ और उस तौर पे मुझे तुम्हें डांटना चाहिए कि तुमने अपनी जान खतरे में डाली, लेकिन शुक्रिया
योया तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं होती। ये लोग यही सोचते हैं कि अब ये लोग इस भालू का क्या करेंगे। तभी यहाँ पे मिस योमिकावा आती है जो कि कहती है कि मेरी दवा इस पे काम करेगी। पीछे से यहाँ पे काओरी भी भाग के आती है और वो कहती है कि हमें इस भालू की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपने पापा से बात की और अब हम इस बेयर को एक गार्ड बेयर की तरह रखेंगे, एकदम गार्ड डॉग की तरह, और इधर की फैसिलिटी ही इसका ध्यान रखेंगे। तो ये लोग डरते हैं और यही सोचते हैं कि भाई अगर इस भालू ने फिर से इनके ऊपर हमला किया तब क्या होगा। तो काओरी कहती है ठीक है फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है, फिर हम लजीज भालू का मीट खाएंगे। तो इसे देख के तो भाई भालू के पसीने छूट जाते हैं। दूसरा यहाँ पे हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है और इधर काफी सारे डीमंस होते हैं और यूया और नाइट मिलके इन डीमंस की वाट लगा के रख देते हैं। ठीक है ना, डीमंस को या मॉन्स्टर एक ही बात है, समझ जाओगे तुम। इस बड़े से डीमन को मारने के बाद यहाँ पे यूया को एक मास्क मिलता है जिसे वो जब पहनता है तो पीछे से यहाँ पे हमें उसी रैबिट का सीन दिखाया जाता है जिसका सीन हमें पहले दिखाया गया था और वो यही कहता है कि आखिरकार मैंने इस बंदे को ढूंढ ही लिया। यहाँ पे ओवेन और लेक्सिया के आने का टाइम हो चुका होता है। ये लोग यहाँ पे सामने से जब आ रहे होते हैं तो लेक्सिया काफी इंप्रेस होती है इस हेलमेट को देख के और जब ये लोग जाने के लिए यहाँ से तैयारी हो रहे होते हैं तभी नाइट इधर लेक्सिया के ऊपर हमला कर देता है। तभी यहाँ पे पीछे से एक बहुत बड़ा सा पेड़ गिरता है और यूया पलक झपकते अपनी एक तलवार निकाल के इस पेड़ को बीच में से काट डालता है। ठीक है ना, यूया दिखता है कि इन पेड़ों में से कुछ थ्रेड से बंधे हुए होते हैं और वो नाइट से कहता है कि हे नाइट, क्या तुम्हें पहले से ही पता चल गया था कि ऐसा होने वाला है और जब भी तुमने लेक्सिया को बचाने के लिए ऐसा किया, क्यों है ना। ओवन, मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है लेकिन अभी के लिए प्लीज लेक्सिया का ख्याल रखिए, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। यहाँ पे यूया नाइट से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ये सब किसने किया और वो इंसान है कहाँ पे। तो दूसरा यहाँ पे हमें उस इंसान का सीन दिखाया जाता है जिसने ये सब कुछ किया होता है। यूया यहाँ पे गायब होकर आता है और उसकी मुक्का ही लेके मारता है और जब इस इंसान का मास्क हटता है तो ये और कोई नहीं बल्कि लूना होती है। लेक्सिया यहाँ पे पीछे से भाग के आती है और वो यही पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। तो यूया कहता है हाँ, मुझे माफ करना लेक्सिया, मुझे लेकिन थोड़ा समय की जरूरत है, मुझे एक बार इससे बात करनी है। तो ये लोग यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि यूया के घर पे जाएंगे। तो लेक्सिया कहती है कि ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये जब यहाँ पे भागते हुए आगे जा रहे होते हैं तो यूया यही कहता है कि मैं अपने मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। तो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके ये लोग यहाँ से डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो जाते हैं और यूया के घर में आ जाते हैं। लेक्सिया पूछते है कि यूया अब तुम मुझे बताओगे इसके बारे में क्या सीन है। तो यूया कहता है हाँ जरूर। इधर यूया ने लूना के बारे में सब कुछ लेक्सिया को बता दिया होता है और लेक्सिया यहाँ पे यूया से उस मैजिक के बारे में पूछती है जिसकी मदद से ये लोग एकदम से पलक झपकते इधर आ गए। तो यहाँ पे यूया बताता है कि उसने अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल किया था जो कि अभी हाल ही में उसने सीखा है। तो लेक्सिया कहती है कि उस तरीके के मैजिक का इस्तेमाल करना सिर्फ किताबों में होता है और रियलिटी में किसी ने भी ऐसा मैजिक नहीं देखा है। अगर किसी ने भी तुम्हें ये मैजिक करते हुए देख लिया तो भाई दुनिया पलट जाएगी क्योंकि ये सच में काफी ज्यादा सीरियस बात है। तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी और के सामने बिना सोचे समझे इस मैजिक का इस्तेमाल फिर से नहीं करोगे। लेक्सिया यहाँ पे कहती है कि अब तुम अपनी एक्टिंग बंद करोगी, उठोगे अब तुम। तो बेसिकली हमें दिखाया जाता है कि लूना सिर्फ यहाँ पे सोने की एक्टिंग कर रही थी और ये बात लेक्सिया ने नोटिस कर ली होती है। लेक्सिया ये कहती है कि यूया को भी ये बात पता चल गई थी लेकिन वो तुम्हें बस एम्बैरस फील नहीं कराना चाहता था इसलिए वो इतनी देर से कुछ बोल नहीं रहा था। यहाँ पे लेक्सिया और यूया दोनों के दोनों लूना से यही पूछते कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अपने बारे में कुछ बताओ, तुम्हारा क्या रीजन था ये सब करने का, तुम हमें क्यों मारना चाहती हो। तो लूना ये कहती है ये कोई फेरी टेल नहीं है लेकिन फिर भी चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि बचपन में मैं अनाथ हुआ करती थी, मैं चोरी किया करती थी और कई बार लोग मुझे मारने के लिए भी मेरे पीछे दौड़ा करते थे लेकिन तब एक इंसान आया जिसने मुझे अपने पास रख लिया। उसने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, अपना सेल्फ डिफेंस करना सिखाया, ऐसे ऐसे स्किल्स सिखाए जो कि किसी को मारने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो लेक्सिया कहती है कि अच्छा कोई ऐसा जो कि डार्क गिल्ड में था। लेक्सिया बताती है कि डार्क गिल्ड में चोर उचक्के मर्डर वगैरह ड्रग्स ये सारी इलीगल चीजें ही होती है, सब तरीके के क्राइम्स डार्क गिल्ड में ही होते हैं। लूना बताती है कि अपने मास्टर की वजह से मैंने कई सारे असैसिनेशन प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं और उसके बाद मैं एक हेड हंटर बन गई। तो लेक्सिया कहती है कि हाँ मैंने इस टाइप के असैसिन्स के बारे में सुना है। तो यूया जब नाइट से पूछते कि क्या तुम्हें पता है तो नाइट कहता है कि हाँ। ऑब्वियसली बात है जब स्टार्टिंग में यूया लूना से मिला था और उसको अपने घर ले जा रहा था तभी नाइट ने भौंकना शुरू कर दिया था और वो नहीं चाहता था कि लूना को वो घर लेके जाए। तो यही वो रीजन था क्योंकि नाइट को पहले से पता चल गया था कि ये एक असैसिन है यानी कि हेड हंटर है। लूना ये कहती है अब तुम चाहे मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम चाहे तो मेरे को जान से ही मार सकते हो क्योंकि वैसे भी मेरा मिशन फेल हो चुका है और अब डार्क गिल्ड मेरे पीछे असैसिन्स भेजेंगे मुझे मारने के लिए, तो मेरा मरना तो तय ही है। लेकिन यूया कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तो लूना कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, वैसे भी हमने थोड़े समय के लिए ट्रेन किया था साथ में तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यूया कहता है नहीं ऐसा नहीं है, भले ही वो थोड़े समय के लिए हमने ट्रेन किया था लेकिन फिर भी तुम मेरी दोस्त हो। लेक्सिया कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें अपने पर्सनल गार्ड के तौर पे हायर करना चाहती हूँ। लूना यहाँ पे थोड़ा रेजिस्ट करती है और वो यही कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कि मैं एक प्रोफेशनल किलर हूँ, मैं एक क्रिमिनल हूँ। तो लेक्सिया कहती है चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हें हायर कर लूंगी, अगर तुम प्रिंसेस की बॉडीगार्ड बन के रहोगी तो शायद डार्क गिल्ड वाले लोग भी तुम तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। लूना यहाँ पे थोड़ा परेशान होती है और वो यही कहती है कि मैंने इन हाथों से कई लोगों का मर्डर किया
किया है और मैं तुम्हारे साथ ऐसे खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। तो लेक्सिया यहाँ पे फाइनली लोना को ऑर्डर करती है और वो कहती है कि तुम मेरे से हार गई और मैं जीती इस हिसाब से क्योंकि तुम मुझे नहीं मार पाई, इस वजह से अब मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम मेरी गार्ड बन के रहोगी, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ओवन और उसके बाकी सोल्जर्स के पीछे यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं और यहाँ पे इन दोनों का समझौता हो जाता है कि लूना फाइनली इधर लेक्सिया की पर्सनल गार्ड बन के रहेगी। लेक्सिया पूछती है कि तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी है, तुम इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो, तो लूना बताती है उसे कि यूया के पास एक ऐसा बाथ ड्रॉप आइटम है जिसमें नहाने से ना ही तुम्हारी जख्म हील हो जाएंगे, उसके साथ साथ तुम्हारी पावर्स भी बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारी ब्यूटी पे भी इसका काफी अच्छा खासा फर्क पड़ता है। तो लेक्सिया कहती है ठीक है फिर मैं भी नहाना चाहती हूँ और वो लूना को भी अपने साथ लेके जाती है। लेक्सिया पूछती है कि यूया क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो यूया यहाँ पे मना कर देता है। इधर बात के अंदर ये लोग भाई एज यूजुअल यूया के बारे में डिस्कस करते हैं। लेक्सिया पूछती है कि क्या लूना तुम्हें यूया पसंद है, तो लूना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैंने उसके साथ ट्रेनिंग की थी तो वो मेरा पास दोस्त है। तो लेक्सिया कहती है इसका मतलब अगर मैं उससे शादी कर लूंगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो लूना कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तो बेसिकली इन दोनों को एहसास होता है कि ये दोनों ही यूया को पसंद करती है, उनसे प्यार करती है। तो अब ये दोनों कंपटीशन में आएंगी, एक वॉर डिक्लेरेशन होगी इन दोनों के बीच में कि कौन सबसे पहले यूया से शादी करता है, कौन सक्सेसफुल होता है। और भाई यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लूना तो एक असैसिन है, कहीं वो जीतने के चक्कर में लेक्सिया कोई ना मार दे। तो यहाँ पे जब नहा धो के घर पे आ जाते हैं तो लेक्सिया कहती है कि मैं डिनर बनाऊंगी, लेकिन भाई उसके बस की नहीं होता, वो तो चाकू वाकू इधर उधर उड़ाती रहती है। तो यूया कहता है कि चिंता मत करो मैं ही बना देता हूँ। अब आपको बताइए यूया का डिनर काफी मस्त होता है और सबको उसका डिनर पसंद आता है। तो लेक्सिया जाके यूया को हक कर लेती है। तो लूना इधर कहती है कि मेरे को काफी प्रॉब्लम हो रही है खाना खाने में क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, तो क्या तुम मुझे अपने हाथों से खिला दोगे यूया। तो यूया कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें खिला देता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे भाई लेक्सिया जलने लग जाती है और वो कहती है कि प्लीज मेरे को भी खिलाओ। तो यूया कहता है कि लेकिन तुम्हें थोड़ी ना कोई चोट वोट लगी है। तो लेक्सिया कहती है मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूँ, ठीक है ना, खिलाओ। उसके बाद ये दोनों मिलकर यूया को खिलाती है और यूया के घर में ही सोती है। यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, यूया इधर लेक्सिया और लूना के साथ आता है ओवन के पास और ओवन काफी रिलीफ महसूस करता है कि लेक्सिया बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे यूया नाइट को इंट्रोड्यूस कराता है और साथ ही साथ लूना को भी इंट्रोड्यूस कराता है। वो कुछ बोले इससे पहले लेक्सिया बता देती है कि लूना वही असैसिन है जिसने लेक्सिया को मारने की कोशिश की थी। जिसके बाद ये सारे के सारे गार्ड्स भाई अपनी तलवारें लूना के ऊपर पॉइंट कर देते हैं और ये काफी ज्यादा सीरियस होते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई लूना ने इधर लेक्सिया को जान से मारने की कोशिश की थी, जो कि भाई काफी खतरनाक बात है, जो आगे चल के लेक्सिया के ऊपर हमला कर सकती है। तो लेक्सिया कहती है यार तुम तो ज्यादा ही ओवर एक्ट कर रहे हो, चिंता मत करो, कल रात हम साथ ही सोए थे, अगर उसको मारना ही होता मुझे तो वो कल रात में ही मुझे मार देती, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जिसके बाद ओवन थोड़ा शांत हो जाता है, वो यही कहता है कि लेकिन अभी भी मेरे को इसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं है। यही कहता है कि मुझे पता है ये टाइम नहीं है इन सब चीजों का, लेकिन मैं आज तुम्हारे साथ पैलेस नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ काम है, अगर हम कल ही निकल जाते तो हम पहुंच जाते, लेकिन आज लेट हो चुका है, अब नहीं आ पाऊंगा मैं तुम्हारे साथ। तो ओवन कहते हैं चिंता मत करो, तुम इस डायरेक्शन में आगे जाओगे तो एक गाँव पड़ेगा, वहां से तुम कैपिटल का रास्ता पूछ सकते हो, तो तुम खुद आ सकते हो, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो लूना अपने घोड़े से उतरती है और भाग के आती है इधर और यूया को आके किस कर देती है। वो कहती है जो भी तुमने मेरे लिए आज तक किया उसके लिए शुक्रिया है, तो जब तक हम मिलते नहीं फिर से तब तक इसको याद रखना। तो लेक्सिया इधर ओवन से कैरेज रोकने के लिए कहती है, लेकिन भाई ओवन तो खोया पड़ा होता है आसमान में कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है। जिसके बाद यहाँ पे यूया को एक छोटी सी तालाब मिलती है जो कि काफी अच्छी दिखाई दे रही होती है। यूया और नाइट इधर जब बात कर रहे होते हैं तो साइड में एक और नया क्रीचर आ जाता है जो कि इनके साथ ही बात कर रहा होता है। यूया जब इस क्रीचर को स्कैन करता है तो उसको पता चलता है कि ये भी अब उसका पालतू बन चुका है और ये सब देख के भाई वो उसके स्किल्स वगैरह देखता है, जिसे देख के उसे काफी अच्छा फील होता है। यहाँ पे इस क्रीचर के अंदर एक पावर होती है सबकी बॉडी को हील करने की और हीलिंग पावर की वजह से यहाँ पे यूया को काफी लाइट फील हो रहा होता है। वो यही सोचता है कि अब वो इसका नाम रखेगा और वो इसका नाम रखता है अकात्सुकी। तभी यहाँ पे नाइट घड़ी लेके आता है जिससे कि यूया को याद आता है कि उसको वापस भी जाना है अपने स्कूल में। तो यहाँ पे वो बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाता है स्कूल में, जहाँ पे मिस सवाडा होती है जो कि बॉल गेम कंपटीशन की अनाउंसमेंट करती है, जहाँ पे सॉकर, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, पिंग पोंग और बेसबॉल जैसे गेम्स होंगे और इसमें इन लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा। इसके जो रिजल्ट्स होंगे उससे इनकी होमरूम टीचर का बोनस इंक्रीज होगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि यार मतलब इसमें जो भी है भाई एक्टिविटीज उसके सारे फायदे तो टीचर को हो रहे, तो बच्चों को क्या हो रहा है फायदा, भाई मतलब कुछ तो बताओ, है कि नहीं। यहाँ पे ये लोग टीम बांट चुके होते हैं। इधर यूया एक गोलकीपर बना होता है जिसके बाद इनका मैच शुरू होता है। इधर साइड में काइडे और रेन होते हैं जो कि भाई रियो के परफॉर्मेंस को देख के काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि रियो काफी ज्यादा अच्छा होता है सॉकर
में, आपको पता ही है वो एथलेटिक है। यहाँ पे रिन कायडे को जंप करने के लिए कहती है, जिससे कि भाई लोगों का अटेंशन कायडे की ओर जाने लग जाता है और भाई यहाँ पे रिन फिर से कायडे की चेस्ट को पकड़ लेती है और इसे देख के भाई सारे के सारे लड़कों के होश उड़ जाते हैं। वो बोलते हैं भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है। इधर जब सबका ध्यान बढ़ चुका होता है तो आखिर इधर लीड लेने लगता है, वो फुटबॉल को लेके आगे बढ़ने लग जाता है और जब वो इधर गोल करने ही वाला होता है तभी भाई यूया पलक झपकते इस गोल को रोक लेता है। भाई मतलब एक तरीके से वो टेलीपोर्ट ही हो जाता है। यहाँ पे जब वो बॉल फेंकता है तो सीधा भाई सामने वाली टीम के नेट में जाके बॉल पड़ती है और एक और गोल हो जाता है, ठीक है, जिसे देख के यहाँ पे सबके सब शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे ये लोग रॉक पेपर सीजर्स करते हैं, जिसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि यूया पिंग पोंग गेम में जाएगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के बाहर एक औरत होती है जो कि हमें पहले भी दिखाई गई है एपिसोड्स में, जो कि एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मैनेजर होती है शायद। यूया के दोस्त यही कहते हैं कि वैसे हमें लग रहा था कि तुम बास्केटबॉल या फिर शायद फुटबॉल की टीम में शामिल हो गए, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम पिंग पोंग में हिस्सा लोगे। जब ये लोग यहाँ पे घर जा रहे होते हैं तभी पीछे से स्टार वन प्रोडक्शन का केंजी कुरोसावा आता है और वो अपना कार्ड इधर यूया को देता है। वो बेसिकली यहाँ पे यूया को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने के लिए मनाने के लिए आया होता है और उसके साथ साथ उसके मैनेजर भी यहाँ पे होती है, लेकिन छूटते साथ ही यूया इनका ऑफर ठुकरा देता है। यूया के दोस्त कहते हैं कि क्या सच में तुम मना कर रहे हो इनके ऑफर को? यार ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तुम्हें बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, तुम वॉइस एक्टर्स और साथ ही साथ कॉस्प्लेयर से मिल पाओगे, तुम्हें पता है ना। तो यूया यहाँ पे यही कहता है कि अभी के लिए मैं अपने हाई स्कूल की लाइफ को ज्यादा एंजॉय करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं ये सारी चीजें नहीं करना चाहूंगा। तभी इधर इसी गाड़ी में से म्यू उतरती है और आपको याद ही होगा कि म्यू के साथ पहले यूया एक फोटोशूट कर चुका होता है और इसे देख के यहाँ पे ये सब शौक हो जाते हैं कि यहाँ पे एक सुपर मॉडल क्या कर रही है। तो ये मैनेजर यही कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेके आई थी जिससे कि तुम यूया को मना सको, तो चलो फिर अपना काम करो। तभी यहाँ पे एक ब्रोशर उड़ता हुआ आता है और काओरी भाग के आती है और इस ब्रोशर को उठाती है। जब ये मैनेजर इस ब्रोशर को देखती है तो उसे पता चलता है कि स्कूल में बॉल स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है और उसको एक आइडिया आता है। वो यही सोचती है कि अब यूया भी अगर इसमें पार्ट लेगा तो वो यूया को खेलते हुए सही लेकिन उसकी फोटोज ले सकती है जो कि उसके काम आएंगी। भले वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं आ सकता लेकिन वो जरूर हमें अच्छा खासा कंटेंट दे सकता है। तो ये मैनेजर कहती है चलो फिर ठीक है, चेयरमैन से चल के बात करते हैं। यहाँ पे अभी दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है और इधर यूया नाइट के साथ मिलके एक काफी बड़े मॉन्स्टर को हराता है और वो यही सोचता है कि आज शायद उसको और भी ज्यादा गहराई में जाना चाहिए। वो जब यहाँ पे इस फॉरेस्ट के अंदर आता है तो उसे यहाँ पे अजीब से तरीके का एटमॉस्फेयर महसूस होता है। इधर कुछ हार्ड ब्लैक ट्रीज होते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल और ताकतवर होते हैं। इनको गिराना, इनके ऊपर खरोच मारना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, मतलब ये सच में काफी ज्यादा ताकतवर पेड़ होते हैं। तभी सामने से यहाँ पे एक सुअर जैसा मॉन्स्टर आता है और यूया कहते हैं हे अकात्सुकी तुम इतने बड़े कैसे हो गए। तो हमें दिखाया जाता है कि भाई अकात्सुकी तो पीछे होता है और ये एक काफी बड़ा मॉन्स्टर होता है जो कि भाई यूया को एक ही अटैक में उड़ा देता है। ये एक मिथ्रिल बॉर होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है और इसके स्किल्स वगैरह को देख के यूया को समझ आ जाता है कि वो उसका सामना नहीं कर सकता है और उसको किसी भी तरह अकात्सुकी और नाइट को बचाना होगा। यहाँ पे वो हीलिंग पोशन पीने की कोशिश करता है लेकिन ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा फुर्तीला होता है और उसको कुछ भी करने का मौका नहीं देता। तभी यहाँ पे ऊपर से वही रैबिट आता है जिसका नाम होता है उसागी और वो कहता है रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यहाँ पे वो इस मिथ्रिल बॉर की वाट लगा के रख देता है और उसने यहाँ पे अपनी ताकत से इन पेड़ों को भी तोड़ दिया होता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, ठीक है। ये मॉन्स्टर फिर से उठ के खड़ा हो जाता है और जब ये उसागी की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो भाई उसागी अपने एक ही अटैक से यहाँ पे भाई तबाही मचा देता है जिससे कि ये मॉन्स्टर तो मर ही जाता है, साथ ही साथ आसपास के इतने सारे हार्ड ब्लैक ट्रीज तबाह हो जाते हैं। यूया भी ये देख के शौक हो जाता है कि यार ये इतने ज्यादा ताकतवर हार्ड ब्लैक ट्रीज एक ही झटके में कैसे गायब हो गए। यूया यहाँ पे जब उसागी को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि इसके स्किल्स काफी ज्यादा कमाल के हैं और इसकी किकिंग एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक भी है। तो उसागी इन तीनों को ही अपने किक शो करने के लिए कहता है जिसमें अकात्सुकी का तो कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। नाइट की किक फिर भी ठीक होती है और यूया में काफी ज्यादा पोटेंशियल उसागी को दिखाई देता है। इधर उसागी यूया से कहता है कि चलो मेरी तरह किक मारने की कोशिश करो। तो यहाँ पे उसागी दिखाता है कि वो एक ही किक में पता नहीं क्या अटैक करते हैं जिससे कि भाई काफी सारे पेड़ों में इधर छेद हो जाते हैं, जिसके बाद यूया काफी देर कोशिश करने के बाद एक पेड़ को सक्सेसफुली गिरा पाता है और धीरे धीरे करके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। यहाँ पे आगे चल के वो उसागी के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है और उसागी जब उसके घर में होता है तो यहाँ पे वो उसको बताता है कि मैं एक डिवाइन क्रीचर हूँ और मैंने तुम्हें चुना है अपने सक्सेसर के तौर पे क्योंकि तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है। वो बताता है कि पूरी दुनिया में ऐसे कुछ क्रीचर्स होते हैं जिनको डिवाइन का टाइटल दिया जाता है जो कि बिल्कुल पवित्र होते हैं, जिन्होंने अपनी फील्ड को पूरी तरह से मास्टर कर लिया होता है। ये डिवाइन क्रीचर्स दुनिया को वाइल से बचाते हैं। अब वाइल क्या होता है? तो वाइल बेसिकली इस दुनिया के नेगेटिव एक्सपेक्ट्स होते हैं, मतलब तुम लगा लो विलन्स, मॉन्स्टर्स, ऐसे खतरनाक क्रीचर्स जो कि दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो डिवाइन क्रीचर्स
मदद करते हैं लोगों की वाइल्ड से बचने के लिए। तो उसागी पूछता है कि फिर तो तुम्हारा क्या कहना है, क्या तुम मेरे सक्सेसर बनना चाहोगे, आगे चल के तुम एक डिवाइन बनना चाहोगे। तो बेसिकली इस ऑफर को सुनने के बाद यहाँ पे यूया काफी शॉक हो जाता है और उसागी यही कहता है कि अभी हमें काफी ताकत की जरूरत है और लोगों की जरूरत है, क्योंकि वाइल्ड्स का अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तुम्हारे अंदर काफी कमाल का टैलेंट है, इसी वजह से मेरे को लगता है कि तुम मेरे सक्सेसर बन सकते हो। तो क्या कहना है तुम्हारा, क्या तुम एक डिवाइन बनना चाहोगे। तो इसके बाद यहाँ पे यूया इस ऑफर को ठुकरा देता है। वो कहता है कि लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग जरूर बनना चाहता हूँ। तो उसागी कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और इसके बदले शायद तुम मुझे तो कुछ दे ही सकते हो। तो उसागी ने यहाँ पे यूया की सारी मैजिकल एबिलिटीज देखी होती है, तो वो यूया से ही कहता है कि उसके बदले तुम मेरे को मैजिक सिखा सकते हो मेरे ख्याल से, है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे डील होती है कि ये दोनों एक दूसरे के मास्टर भी है और अप्रेंटिस भी। जिसके बाद यहाँ पे जब ये लोग अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं तो यूया का सामना फिर से एक किंग मिथ्रिल बॉर से होता है और इसके स्किल्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और उसागी ये कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा रीमैच होने वाला है, क्योंकि पिछली बार जिस बॉर से तुम मिले थे तुम्हारी ताकत के हिसाब से अब ये किंग मिथ्रिल बॉर तुम्हारे को काफी कांटे की टक्कर दे सकता है। तो तुम अपनी ताकतों का इस्तेमाल करो, खासकर अपनी किक का, और इसको हराओ। तो यहाँ पे पहले तो यूया थोड़ा जूझता है इससे लड़ने में, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे भाई अपने कुछ हथियार का इस्तेमाल करके इस मिथ्रिल बॉर की वाट लगा के रख देता है। जिसके बाद उसको काफी सारे एसएस रैंक के आइटम्स मिले होते हैं और इसके बाद यहाँ पे उसको एक मैसेज दिखाया जाता है कि उसकी स्पीशीज इवॉल्व हो जाएगी, यानी कि वो काफी ज्यादा अपग्रेड हो जाएगा और उसकी ताकतें भी बढ़ जाएंगी। उस आगे इसके बाद यहाँ से चला जाता है और जब यूया इधर वापस स्कूल में आता है तो हमें दिखाया जाता है कि यूया इधर अपने पिंग पोंग गेम में पार्ट लेता है और उसके सामने यहाँ पे काफी अच्छा खासा कॉम्पिटिटर होता है जो कि काफी पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। भाई ये तो हाई स्कूल का बच्चा भी नहीं लग रहा होता, इसके स्किल्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन यूया उसको देख के ये सोचता है कि जैसे दूसरी दुनिया में काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं, इसी तरीके के लोग असली दुनिया में भी होते हैं, तो उनका सामना करना आना चाहिए। तो यहाँ पे भाई यूया पिंग बॉल को इतनी तेज मारता है कि ये वो टेबल को पार करके भाई नीचे चली जाती है, जिसके बाद वो बाहर भाग के आ जाता है और वो ये सोचता है कि यार मेरी तो फट गई, अगर किसी को लग जाती है बॉल तो वो तो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता। तभी यहाँ पे कायडे भाग के आती है और वो यूया को खींच के अपने साथ ले जाने लगती है और वो यही कहती है कि हमारी वॉलीबॉल टीम में एक बंदा जख्मी हो गया तो तुम मेरे साथ चलो प्लीज। तो ये मैनेजर अपने फोटोग्राफर्स को भी साथ लेके जाती है फोटोज खींचने के लिए। यहाँ पे जब यूया आता है तो वो खेलना शुरू करता है तो भाई इधर तो बास्केटबॉल ही फट जाती है उसके अटैक से। जब मैनेजर इधर फोटोज चेक करती है तो वो कहती है भाई ये किस टाइप की फोटोज खींची है तुमने। तो यहाँ पे बेचारा यूया थोड़ा निराश होकर बैठ जाता है, वो यही सोचता है कि यार वो करे क्या, उसके वजह से काफी दिक्कत हो गई है। इधर काओरी टेनिस ग्रुप में होती है और वो इधर यूया से मदद मांगने के लिए आई होती है कि तुम मेरी मदद करोगे क्योंकि मेरा पार्टनर जख्मी हो चुका है बहुत बुरी तरह से। भाई कैसे खेल रहे हैं तोड़ वोड़ के, भाई क्या चल क्या रहा है, क्या गेम चल रहा है फिर वॉर। जब इधर यूया काओरी के साथ खेलता है तो भाई काओरी तो इधर उधर बॉल फेंकती है, अपने रैकेट वगैरह उछाल देती है वो तो इधर थोड़ी देर बाद यूया लीड लेना शुरू करता है। लेकिन सामने के कॉम्पिटिटर भी काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, खेलने में काफी अच्छे होते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे यूया के पास एक अनफेयर एडवांटेज होती है कि उसके पास स्पेशल पावर्स है जिसकी मदद से वो इन लोगों को हरा देता है। और मेरे को नहीं पता भाई यहाँ पे काओरी क्यों गिरने लग जाती है और यूया उसको काफी कमाल की हक कर लेता है, या फिर मैं बोलूँ उसको संभाल लेता है। मैं इसमें कुछ बोलूंगा ही नहीं, ठीक है ना। जब वो यहाँ पे काओरी से मिलता है तो काओरी उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे। तो ये जब घर जाते हैं तो अपने अलग अलग रास्ते पे जाने से पहले काओरी उससे बोलती है कि प्लीज अपनी आंखें बंद करो। वो यहाँ पे यूया के पास आती है और उसको भाई गाल पे एक किस देती है, ठीक है। और मैं कुछ बोलूंगा नहीं यार, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। दूसरी बार यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसागी एक लड़की से लड़ रहा होता है जो कि पहले भी उसका सामना कर चुकी होती है, ये काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वो देखती है कि उसागी को अब मैजिक का इस्तेमाल करना आ गया होता है। वो कहती है कि उसागी को तो मैजिक का इस्तेमाल करना नहीं आना चाहिए, ऐसा कैसे हो रहा है। तो उसागी बताता है कि मेरे को यूया सिखा रहा है। तो ये बंदी कहती है अच्छा यूया एक ऐसा शख्स है जो कि तुम्हारा अप्रेंटिस बनने के लायक है, क्यों है ना, तो सबसे पहले वो मरेगा उसके बाद मैं तुम्हें देखूंगी। वो यहाँ से चली जाती है। उसागी उसको रोकने की कोशिश करता है तो भाई उसकी तो खुद ही बैंड बज जाती है। वो ये कहता है कि मेरे को यूया को अपनी सारी की सारी टेक्निक सिखानी होंगी जल्द से जल्द, जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सके। एजेंसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये मैनेजर इस मैगजीन को देख रही होती है, यूया की फोटोज को देख रही होती है और कहती है कि क्या बात है, इस लड़के ने सच में काफी कमाल करके दिखा दिया है। फिर चाहे कुछ भी हो आगे चल के ये लड़का जरूर हमारे साथ काम करेगा। दूसरी ओर इधर हमें यूया के घर का सीन दिखाया जाता है और उसके घर में यहाँ पे काओरी भी होती है और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। यूया ने काओरी को जापानीज और इंग्लिश सिखाई थी, इसी वजह से इधर काओरी यूया की मदद करने के लिए आई होती है। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और ये दोनों जब स्कूल से जा रहे होते हैं घर वापस, तो काओरी कहती है कि अब हमारे टेस्ट आने वाले हैं। तो यूया बताता है कि उसकी मैथमेटिक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो काओरी कहती है क्या बात है, ऐसी भी कुछ चीज है जिसमें तुम अच्छे नहीं हो, क्यों ना हम दोनों मिलके तुम्हारे घर पे स्टडी करें और मैं तुम्हें मैथ सिखा दूंगी। तो ये हुआ था पहले, इसी वजह से यहाँ पे काओरी उसके घर पे है और उसे मैथ सिखा रही है, ठीक है। जब काओरी इधर वॉशरूम के लिए जाती है तो यूया यही सोचते है कि क्या उसको वॉशरूम मिलेगा। तो वो जब उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि काओरी को यहाँ
यहाँ पे दूसरी दुनिया का दरवाजा मिल चुका होता है। वो पूछती है कि ये क्या है? तो यूया बताता है कि तुम मानोगे नहीं, लेकिन ये दरवाजा दूसरी दुनिया की ओर जाता है और सिर्फ जिन लोगों को मैं परमिशन देता हूँ वो ही इसके अंदर जा सकते हैं। वो बताता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो यहाँ पे अपने जादू को इस्तेमाल करके भी दिखाता है और वो बताता है कि उसने ऐसी कई एबिलिटीज यहाँ से ही मास्टर की है और इस वजह से वो इन लोगों को बचा पाया था क्योंकि उसके पास स्पेशल पावर्स है। यहाँ पे यूया काओरी को इस वर्ल्ड में लेके आता है। वो बताता है कि नाइट एक ब्लैक फेनरिर है जो कि वुल्फ की प्रजाति का है और अकात्सुकी एक मोजो है। बेसिकली कह सकते हैं कि वो एक सुअर की प्रजाति का है, जिसे सुन के भाई अकात्सुकी थोड़ा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे काओरी के स्टैट्स हमें दिखाया जाता है और यूया देखता है कि भाई काओरी के स्टैट्स काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि जब यूया इस दुनिया में पहली बार आया था तो उसके स्टैट्स तो भाई 0-0 पड़े हुए थे, कुछ ज्यादा खास नहीं थे, ठीक है ना। यूया बताता है कि यहाँ पे आने के बाद मैंने प्रैक्टिस की और धीरे धीरे करके अपने स्किल्स बढ़ाए, जिस वजह से मेरा वेट लूज हुआ और मेरा अपीयरेंस चेंज हो गया। काओरी कहती है कि मेरे को इस दुनिया को और भी ज्यादा अच्छे से देखना है, तो यूया यही कहता है कि अभी हम सुरक्षित हैं क्योंकि यहाँ पे एक बैरियर है, नहीं तो जंगलों में काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं, तो हम अगली बार चलेंगे, क्यों, है ना। आज के लिए हम थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन यूया यही कहता है कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, ये बात प्लीज किसी को बताना मत। तो काओरी कहती है इसका तो ये हमारा पहला सीक्रेट हुआ, क्यों, है ना। काओरी इसे देख के इंप्रेस हो जाती है कि इनके बीच में कुछ खास चल रहा है, इसी वजह से इन दोनों के बीच में एक सीक्रेट है और ये देख के भाई काओरी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है और किंग इधर ओवन से पूछता है कि तुम उस लड़के को अपने साथ लेके क्यों नहीं आए। तो ओवन बताता है कि उसके प्लान चेंज हो गए हैं लेकिन वो जल्द ही हमारे पास आएगा। जब किंग यहाँ पे लूना के बारे में पूछता है तो लूना बताती है कि वो एक असैसिन है जिसने लेक्सिया को मारने की कोशिश की और उसके अटैक को रोकने के चक्कर में यहाँ पे यूया नहीं आ पाया, डिले हो गई ये सारी चीजें, है ना। किंग ये कहता है कि तुम एक असैसिन हो और तुम लेक्सिया को मारने आई थी लेकिन तुम फेल हो गई, क्यों, है ना, और उसका अंजाम तो सिर्फ मौत हो सकता है। तो चलो फिर ठीक है, मैं ही तुम्हें मार देता हूँ। यहाँ पे वो अपनी तलवार लेके आगे बढ़ता है और जब वो लूना के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो वो एकदम से रुक जाता है। वो कहता है कि तुमने रेंडिंग सॉर्ड ग्रिकल की स्पेशल एबिलिटी को एकदम से रोक लिया, कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लूना कहती है कि सॉर्ड तो किसी भी चीज को काट के रख सकती है, फिर से किसी भी चीज से तुम रोकने की कोशिश करो, लेकिन अगर तुम हाथों को रोकने की कोशिश करोगे तो तुम जरूर किसी को भी रोक सकते हो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लूना ने अपने थ्रेड्स से किंग के हाथों को पकड़ लिया होता है। ये देख के यहाँ पे लेक्सिया बोलती है कि पिताजी आप क्या कर रहे हो, मेरे को आपसे नफरत है, आप मेरी लूना के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, मैंने उसे अपना कार्ड बनाया था, क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे किंग तो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी ने उसको बोला होता है कि वो उससे नफरत करती है। तो यहाँ पे वो थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी को निराश नहीं करना चाहता। तो वो लूना से यही कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ, किसी भी कीमत पे लेक्सिया का ख्याल रखना और उसकी सुरक्षा करना। ओवन बताता है कि ये एक मामूली असैसिन नहीं है बल्कि एक हेड हंटर है और काफी काबिल भी है। किंग पूछता है कि इन सब का उस लड़के से क्या लेना देना है, तो ओवन बताता है कि यूया ने ही इस लड़की को पकड़ा था। उसके बाद यूया लूना और लेक्सिया को अपने साथ अपने घर लेके गया था। इसे सुन के भाई किंग को गुस्सा आता है और कहता है क्या मेरी बेटी ने किसी और लड़के का घर रात बिताई है, तुम ये कहना चाहते हो। तो यार इसे देख के तो भाई किंग गुस्सा हो जाता है और वो अपनी ब्लेड से भाई एक सीट काट देता है पूरी की पूरी। वो यही कहता है कि भले उस लड़के ने मेरी बेटी की जान बचाई, इसका तो ये नहीं कि वो फालतू का फायदा उठाया मेरी बेटी का, लगता है मुझे उसे अपनी ब्लेड का स्वाद चखाना ही पड़ेगा। भाई वो तो यहाँ पे काटपीट शुरू कर देता है। और दूसरी ओर हमें डार्क गिल्ड का सीन दिखाया जाता है और इधर बताया जाता है कि जिस असैसिन को लेक्सिया को मारने के लिए भेजा गया था वो नाकाम रही और एक ऐसा इंसान है जिसने हमारे असैसिन को रोक दिया, जिसके बाद हमारी हेड हंटर लेक्सिया की गार्ड बन चुकी है। साथ ही साथ वो जो लड़का है उसको रॉयल पैलेस भी बुलाया गया है। तो आपका क्या मानना है। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये जो बंदा है इनका लीडर ये और कोई नहीं बल्कि राजा का ही बेटा होता है और वो यही कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे मेरे पिता की और लेक्सिया की जिंदगी बदल जाएगी, मैं एक ना एक दिन राजा जरूर बनूंगा। इसी वजह से मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट हथियार देना चाहता हूँ। ये एक मैजिक सीलिंग बैरियर है। इस बैरियर को ओपन करने के बाद इसके अंदर जो भी लोग होंगे वो किसी भी तरीके का मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये तुम्हारे काम आएगा। इससे सारे मैजिक यूजर्स नाकाम हो जाएंगे और उसके बाद सिर्फ ओवन और हेड हंटर बचेंगे लड़ने के लिए, और उसके बाद पिताजी और लेक्सिया। अगर बाई चांस तुम पकड़े भी जाओ तो तुम्हें पता ही है कि किसके ऊपर नाम लगाना है, उस लड़के के ऊपर नाम लगा देना और फिर उसको मार देना। मुझे नहीं पता कि वो कौन है लेकिन उसका हम अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे यूया एक मॉन्स्टर को हराता है और इस मॉन्स्टर को हराने के बाद काफी आइटम्स मिलते हैं उसको, जिसमें एक बेड भी शामिल होता है और ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है। यहाँ पे जब वो रॉयल पैलेस की ओर जा रहा होता है तो बीच में कुछ गाँव पड़ते हैं, कुछ सिटीज पड़ती है, जिनमें से एक शॉप में आके वो यहाँ पे पेपर बेचता है जो कि वो जापान से लेके आया होता है और इस पेपर की
वैल्यू यहाँ पे काफी ज्यादा होती है और ये बंदा यहाँ पे इस पेपर के बदले 100 गोल्ड कॉइन्स देता है। वो बताता है कि एक 4 लोगों की फैमिली 5 गोल्ड कॉइन में अपना पूरा साल निकाल सकती है, तो तुम समझ लो कि इसकी कितनी वैल्यू है। साथ ही साथ ये बंदा योया को एक गिल्ड कार्ड भी देता है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद वो यहाँ पे रॉयल कैपिटल में आ चुका होता है। जब वो यहाँ पे पैलेस में पहुंचता है तो ओवन उसे मिलता है, उसको अपने साथ लेके जाता है और वही कहता है कि चलो फिर राजा से मिलने का समय हो चुका है। तो योया कहता है कि भाई मैंने तो कपड़े भी ठीक से नहीं पहने। तो ओवन कहता है कि ये ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, अनऑफिशियल है, तो तुम ऐसे ही चल सकते हो। राजा कहता है कि तो तुम वही इंसान हो जिसने लेक्सिया को बचाया, क्यों है ना, वही जेंटलमैन जिसको लेक्सिया ने प्रपोज किया मैरिज के लिए। नहीं, जेंटलमैन नहीं, एक आदमी, एक ऐसे कमीने इंसान जिसने मेरी बेटी को अपने झांसे में फंसाया। तो यूया कहता है भाई क्या बोल रहे हो क्या? तो ओवन कहता है कि सर आप ऑडियंस के बीच में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, प्लीज अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। यहाँ पे तो दोनों ही बहस करने लग जाते हैं आपस में। तो राजा यही कहता है कि तुम मेरी बेटी से मिलने आए हो और उसके लिए कुछ तोहफा भी नहीं लेके आए, कितने बेशरम हो तुम। तो यूया कहता है अच्छा मुझे माफ कीजिए, मैं एक तोहफा निकालता हूँ। तो यहाँ पे अपने आइटम बॉक्स में से भाई बेड निकाल के दे देता है और वो कहता है कि ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। और इसे देख के भाई सबके सब लोग कहते हैं कि भाई ये तो पैराडाइज बेडिंग है, ये क्या कर रहा है भाई। इसे देख के भाई सब शर्माने लग जाते हैं और लेक्सिया तो हद से ज्यादा शर्माने लग जाती है। इधर राजा कहता है कि अच्छा तो तुम मेरी बेटी लेक्सिया को इस बेड पे लेटा के जन्नत की सैर कराना चाहते हो, क्यों है ना, यही कहने का मतलब है ना तुम्हारा। तो ओवन कहता है अरे सर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो राजा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी बेटी को सेड्यूस करने की। तो अब ओवन राजा को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये हमारी किंगडम से नहीं है, इसको हमारे कस्टम्स के बारे में नहीं पता है। तो योया कहते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। तो ओवन बताता है कि योया तुम्हें बता दो कि इस किंगडम में किसी को बेड देने का मतलब ये है कि तुम उससे शादी करना चाहते हो और एक ही बेड पे सोना चाहते हो। जब इन लोगों की यहाँ पे बहसबाजी चल रही होती है तभी इधर एक एक्सप्लोजन सा होता है और चारों तरफ यहाँ पे असैसिन्स आ चुके होते हैं। साथ ही साथ वो मैजिक वाला बैरियर भी ये लोग अप्लाई कर देते हैं जिससे कि यहाँ पे कोई मैजिक यूज ना कर पाए। यहाँ पे नाइट और योया लड़ने में मदद करते हैं और अकात्सुकी बाकी लोगों को हील करने में मदद करता है। इधर योया इन सबकी बैंड बजा के रख देता है और एक बार फिर से वो लेक्सिया की जान बचाता है। यहाँ पे लेक्सिया योया को आके गले लगा लेती है और इसे देख के राजा और भी ज्यादा गुस्सा करता है और वो कहता है तुम फिर से ऐसा कर रहे हो। लेकिन लेक्सिया ये कहते हैं कि उसने हमारी जान बचाई है और आप उसके ऊपर ऐसे तलवार से हमला कैसे कर सकते हैं। ओवन देखता है कि इनमें से एक असैसिन के पास से एक बैज मिलता है उसको जो कि राइगर का क्रेस्ट होता है, जिससे लेक्सिया को समझ आता है कि ये सब उसके बड़े भाई का काम है। ओवन इधर यूएस से आके माफी मांगता है और वो यही कहता है कि हमारे आर्सेलिया किंगडम के ऊपर काफी बड़ी मुसीबत आ चुकी है और हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। ये यहाँ पे पैलेस में होता है तभी उसको लेक्सिया आके मिलती है और लेक्सिया उसे यही कहती है कि तुम वैसे कब से इधर आए हुए हो और तुमने कैपिटल में नहीं घूमा है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे रॉयल कैपिटल में घूमने के लिए। लेकिन लोना कहती है तुम्हें पता नहीं अभी कितनी खतरनाक सिचुएशन चल रही है और ऐसे में तुम्हें बाहर घूमना है। तो लेक्सिया यही कहती है कि हमें पता चल चुका है कि इन सबके पीछे मेरा भाई है, तो अगर वो फिर से हमारे ऊपर अटैक कराएगा तो लोना कहती है हाँ इससे वो अपनी लोकेशन बता देगा काइंड ऑफ कि वो कहाँ पे है, लेकिन फिर भी तुम बाहर नहीं जा सकती। तो ये दोनों यहाँ पे जिद करने लग जाती है कि मैं लेके जाऊंगी यूया को, मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कंपटीशन टाइप चल रहा होता है। तो इनको देख के भाई ओवन आता है यहाँ पे और वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं ही यूया को लेके चले जाऊं और रॉयल कैपिटल में घुमा दूं। और ये दोनों ही कहते हैं कि ये बहुत बेकार प्लान है। तो ये डिसाइड करते हैं कि ओवन यहाँ पे दूर से नजर रखेगा लेक्सिया के ऊपर और लेक्सिया, लूना और योया इधर रॉयल कैपिटल में घूमेंगे। ये दोनों जब यहाँ पे बहस कर रही होती है कि योया को कहाँ पे लेके जाना चाहिए, तो योया तो भाई कंफ्यूज हो जाता है, वो तो बीच में फंस जाते हैं इन दोनों के। तभी वो देखता है कि इधर एक गिल्ड होता है जिसका बोर्ड यहाँ पे बाहर लगा होता है और ये एक एडवेंचरर्स गिल्ड होता है। लोना उससे पूछती है कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, तो योया कहता है हाँ थोड़ा बहुत। लोना बताती है ठीक है फिर चलो चलते हैं, तुम्हें रजिस्टर करवा देते हैं क्योंकि तुम्हारे पास मर्चेंट का गिल्ड कार्ड है तो उससे तुम अपना आइडेंटिफिकेशन दे सकते हो। एक बार तुम एडवेंचरर्स गिल्ड में रजिस्टर हो जाओगे तो तुम अपने मॉन्स्टर मटेरियल्स को आराम से ट्रेड कर सकते हो और उसके बदले में तुम्हें काफी अच्छी खासी अमाउंट मिल सकती है जो कि तुम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे लूना तो आपको पता ही है एक असैसिन है और वो भी एडवेंचर करती है, योया भी एडवेंचर करता है, लेकिन लेक्सिया तो एक प्रिंसेस है, वो एडवेंचर नहीं कर सकती। तो यहाँ पे लूना उसे चिढ़ाने के लिए यही कहती है कि तुम भी चाहे तो ज्वाइन कर लो अगर तुम्हारे बस की है तो, है कि नहीं। ये लोग जब यहाँ पे इस गिल्ड के अंदर आते हैं तो रिसेप्शन पे इनको 2 फॉर्म्स दिए जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और योया देखता है कि यहाँ पे सारी डिटेल्स के बाद एक क्वेश्चन होता है जो कि होता है मैजिक यूजर का, कि भाई एक इंसान कौन से मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। तो योया सोचता है कि वो सारे टाइप्स का लिख सकता है, लेकिन नहीं, ऑब्वियसली बात है कुछ मैजिक यहाँ पे ऐसे है जैसे कि टेलीपोर्टेशन मैजिक जिसका इस्तेमाल करना बहुत बड़ी डील है ना, जो कि फेरी टेल्स में ही होता है, तो वो ऐसे स्टैंड आउट नहीं कर सकता। इसलिए वो यही सोचता है कि वो सिर्फ 3 मैजिक का नाम लिख देता है जो कि होता है वाटर, फायर और विंड। जिसके बाद नेक्स्ट होता है मैजिक एनर्जी लेवल। तो योया कहता है कि मैं एनर्जी लेवल का कैसे पता लगाऊंगा। तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट यही कहती है कि यहाँ पे एक क्रिस्टल बॉल है, इसके ऊपर जब तुम हाथ रखोगे तो यहाँ से तुम्हारी मैजिक एनर्जी का पता चल जाएगा। तो जब यहाँ पे लूना अपना हाथ रखती है तो ये येलो कलर में जलने लग जाता है। रिसेप्शनिस्ट यही बताती है कि इसका इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे एडवेंचरर्स अपना गलत मैजिक लेवल बताते हैं और ये इसलिए बनाया गया है जिससे कि लोग अपनी एबिलिटीज को छुपाए ना। जब योया यहाँ पे इस मैजिक बॉल के ऊपर हाथ
हाथ रखता है तो भाई ये मैजिक क्रिस्टल पूरा टूट जाता है और वो खुद शॉक हो जाती है कि भाई ये हुआ क्या यार, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। ये रिसेप्शनिस्ट लोना से पूछती है कि तुम थ्रेड के अलावा और कोई वेपन्स का इस्तेमाल करते हो या नहीं, और वो जब यूया की शीट देखती है तो वो कहती है कि क्या बात है, तुम 3 तरीके का मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो, ये तो सिर्फ फेरी टेल्स में ही होता है यार। तो ये यहाँ पे ये सोचता है कि वो तो लिखने वाला था भाई ऑल टाइप्स, अच्छा उसने ऑल टाइप्स नहीं लिखा। एनीवे इन सब के बाद इनको इनके गिल्ड कार्ड्स दे दिए जाते हैं और इनका कोई कोटा वगैरह नहीं होता है, ये चाहे तो कितने भी एडवेंचर्स पे जा सकते हैं। बस एक कंडीशन होगी कि जब भी किसी मिशन पे जा रहे हैं तो इनको उन मॉन्स्टर के आइटम्स और सबूत लेके आना होगा कि इन्होंने उस मॉन्स्टर को मारा है, उसके बाद ये अपनी रैंक बढ़ा सकते हैं। अब स्टार्टिंग के लिए इनकी रैंक होगी F, जो कि सबसे लोएस्ट रैंक है। चलो यार इस पूरी एनीमे में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यूया को एक कॉमन एरिया मिल रहा है, नहीं तो भाई हर चीज में वो एस है, टॉप पे है, तो यार ये थोड़ी चुपती है चीज, है कि नहीं। तो चलो कम से कम वो F रैंक के साथ स्टार्ट करेगा लूनो के साथ, बट मैं शॉक नहीं होगा कि अगर वो अगले एपिसोड में एक फर्स्ट रैंक पे पहुंच गया। तो यहाँ भी यूया चेक करता है कि इस गिल्ड को बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली है मॉन्स्टर्स को हराने की, और तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि यूया को आकर हक कर लेती है और वो ये कहती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलो एक एडवेंचर पे। वो यहाँ पे अपना नाम बताती है कि उसका नाम ग्लेना है और वो भी एक एडवेंचरर है और उसको स्ट्रॉन्ग लोग काफी ज्यादा पसंद है। यहाँ पे लेक्सिया और लूना इस लड़की को दूर हटाने के लिए कोशिश करती है लेकिन उनके बस की नहीं होता भाई, ये बंदी काफी स्ट्रॉन्ग होती है और उसको ऑफर देके यहाँ से चली जाती है। लेक्सिया यहाँ पे थोड़ा इनसिक्योर फील करती है और वो ये कहती है कि ना मैं भी इस गिल्ड को ज्वाइन कर लूं, क्योंकि मेरे को यूया को ऐसी लड़कियों से तो बचा के रखना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ एटलीस्ट तुम्हारी मदद करने के लिए। तो ये लोग यहाँ पे ओपन फील्ड में आ जाते हैं। लेक्सिया को काफी अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि वो वैसे वो हमेशा राजमहल के अंदर ही रहती है, बट बाहर आके गहरी सांस लेके उसको काफी अच्छा फील हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे ये लोग कुछ हर्ब्स ढूंढ रहे होते हैं और इसके बाद लूना और लेक्सिया आपस में कंपटीशन टाइप फिर से करते हैं कि देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा हर्ब्स को इकट्ठा करेगा, उसके बाद यूया जज करके बताएगा कि कौन जीता, ठीक है ना। तो ये दोनों यहाँ से निकल लेती हैं, ठीक है। तभी ये लोग सोचते हैं कि भाई ओवन दिखाई नहीं दे रहा, ओवन कहाँ गया। तो यहाँ पे ओवन अपने घोड़े पे आता है। बेसिकली हमें कुछ दिखाया नहीं जाता यार और आवाज सुनाई दी जाती है। आई डोंट नो इन लोगों को एनिमेट करने की इतनी ज्यादा जल्दी क्यों हो रही है, ठीक से एनिमेट क्यों नहीं कर रहे, बट हाँ हमें बेसिकली दिखाया जाता है कि ओवन और कुछ और सिपाही होते हैं, इनको इधर प्रिंस की लोकेशन मिल चुकी होती है जो कि एक वीरान सी जगह में रह रहा होता है। ये लोग जब यहाँ पे इस घर के पास पहुंचते हैं तो ये जब गेट खोलते हैं तो भाई एक चाकू टाइप उड़ता हुआ आता है जिससे कि एक सोल्जर यहाँ पे मारा जाता है और ये दोनों जल्दी से अंदर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस ने एक बंदे को पकड़ लिया होता है, लेकिन नाइट इधर प्रिंस के ऊपर हमला करके उस सोल्जर को बचा लेता है। यहाँ पे थोड़ी देर बाद प्रिंस अपने गले पे चाकू रख देता है और वो कहता है अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं अपने आप को मार लूंगा, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये लोग यहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन तभी यूया यहाँ पे एकदम से पास आता है और यूया और नाइट मिलके इस प्रिंस को यहाँ पे नीचे हटा देते हैं। भाई ये लोग जब सोच ही रहे होते हैं कि क्या करना है, तभी यहाँ पे एक तूफान सा होता है और भाई यहाँ पे वही लड़की आ जाती है जिसका सामना उसागी कर रहा था और ऑब्वियसली बात है उसको काफी प्रॉब्लम हो रही थी इस बंदी से लड़ने में, और अब फाइनली यहाँ पे वो यूया के सामने आ चुकी होती है। वो यही कहती है कि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया और तुम पूरी तरह से फेल हो चुके हो और प्लान भी तुम्हारा बेकार था, एकदम तुम एकदम अनलकी हो, तो अब तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे प्रिंस यही कहता है कि तुम ही तो चाहती थी कि मैं राजा बनूं जिससे कि तुम्हें पावर मिल सके। तो यहाँ पे वो बंदी यही कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मेन प्लान ये था कि तुम राजा बनोगे तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सके, लेकिन तुम नाकामयाब हुए तो अब तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। जब वो यहाँ पे प्रिंस को मारने वाली होती है तो ओवन आगे बढ़ता है उसको बचाने के लिए, तभी एक वुडन एरो आता है और उससे ओवन बार बार बचता है। यूया को लगता है कि भाई बाहर कोई तो है जो कि इस लड़की को बैकअप दे रहा है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे जो एरोज यहाँ पे आ रहे होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस अकेली लड़की का काम होता है। भाई ये अकेले ही इन सब एरोज को कंट्रोल कर रही होती है, जिससे हमें पता चलता है इसके अंदर सच में काफी ज्यादा खतरनाक और कमाल की पावर्स है। इवन ओवन जब इस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो पहले ही बता देती है कि ओवन कौन सी चाल चलेगा, कैसे अटैक करेगा, और वो यही कहती है कि मैं पहले से प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि सामने वाला बंदा क्या करने वाला है, तो तुम मेरे को कभी हरा नहीं सकते। यहाँ पे जब वो अपने एरोस से इन सबके ऊपर हमला करती है तो भाई यूया इधर एक शील्ड टाइप बना लेता है जिससे कि ये सबके सब बच जाते हैं, और ओवन कहता है शुक्रिया यूया, तुम्हारी वजह से हम बच गए। तो ये लड़की कहती है यूया कितने लकी हो, फाइनली मेरा इनकाउंटर यूया से हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। वैसे भी वाइल्ड की ताकत को किसी ताकतवर इंसान के सामने ही इस्तेमाल करना चाहिए, और मैंने पहले ही तुमसे लड़के तुम्हारा स्टेमिना जला दिया है, तो ये लड़ने का सही मौका नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे इस बंदी का यही कहना होता है कि वो यूया से उसकी फुल पोटेंशियल फुल पावर पे लड़ना चाहती है, और अब क्योंकि यूया थोड़ा थक चुका है तो वो अभी उसको हराना नहीं चाहती, क्योंकि वरना फिर ऐसा लगेगा उसे कि वो पहले से कमजोर था और हार गया आसानी से, बट ऐसा नहीं है। वो यहाँ पे ये बोल के चली जाती है, काइंड ऑफ गायब हो जाती है, और यूया ये सोचता है कि ये लड़की थी कौन। दूसरी ओर यहाँ पे हमें यूया के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कावरी उसके घर पे आई होती है, बट वो घर पे नहीं होता है तो वो वापस चली जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनको यकीन नहीं हो पाता कि यार यूटा से ताकतवर कोई कैसे हो सकता है। तभी इधर ओवेन आता है और वो यही कहता है कि हमें ये डिसाइड
डिसाइड करना है कि प्रिंस रेगर के साथ क्या किया जाएगा, तो उसकी डिस्कशन शुरू होने वाली है। हम चाहते हैं कि तुम भी वहां पे मौजूद रहो। यहाँ पे जब ये सारे के सारे सिपाही रेगर का मास्क उतारते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि उसके पूरे शरीर पे, उसके चेहरे पे काफी सारे निशान हो रखे होते हैं और वो पूरी तरह से जख्मी होता है। रेगर यही कहता है कि तो पिताजी मेरी तरफ देख क्यों नहीं पा रहे? लेक्सिया क्या हुआ, तुम मेरे को ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मेरे लिए बुरा लग रहा है? मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारे जादू पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं था, इसलिए मेरी ये हालत हुई है। तो किंग यही कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें तो अभी तक हील हो जाना चाहिए था, तो ये क्या बोल रहे हो तुम? तो यहाँ पे रेगर बताता है कि वो मैजिकल पावर्स की वजह से पागल हो चुका था, जो मैजिकल पावर्स लेक्सिया की थी, ठीक है ना, जिस वजह से यहाँ पे रेगर पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता था और अपने गुस्सा निकालने के लिए उसने अपने आप को भाई नोचना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई यार। और वो काफी ज्यादा जूझ रहा था। वो कहता है कि आपको तो मेरे बारे में पता था लेकिन तब भी आपने कुछ भी नहीं किया, क्यों, है ना? उसके बाद मेरे को निष्कासित कर दिया गया, मैं पागल घोषित कर दिया गया, लोग मेरे को ठीक से नहीं देखा करते थे और रॉयल फैमिली से मेरा वजूद मिट गया, यहाँ तक कि मेरे को इंसानों की तरह भी ट्रीट नहीं किया जाता था, एकदम नर्क जैसी जिंदगी हो गई थी। ये सुन के यहाँ पे यूया को अपनी भी जिंदगी याद आती है, मतलब पुरानी जिंदगी, ठीक है। रेगर यही कहता है कि मेरे को तो जीने का भी बिल्कुल भी मन नहीं करता था और अब मैं क्या करूँ, अगर तुम मेरे को मारना चाहते हो तो मार दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यूया यहाँ पे कहता है कि एक सेकंड मैं कुछ बोल सकता हूँ, तो राजा उसको चुप कर देता है। वो कहता है कि बाहर वालों को बोलना अलाउड नहीं है। तो यूया कहता है कि मैं बस थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। यहाँ पे वो अपना पोशन निकालता है, जो हीलिंग पोशन होता है, ठीक है ना। वो रेगर के पास आता है और उसको ये पोशन जबरदस्ती पिला देता है, जिसके बाद उसके सारे के सारे जो निशान होते हैं हील हो जाते हैं। रेगर जाके देखता है शीशे में कि भाई वो पूरी तरह से हील हो चुका होता है और यही एक रीजन था कि उसके शरीर पे बहुत सारे निशान थे, जिस वजह से उसको जीने का मन नहीं करता था और वो लेक्सिया से बदला लेना चाहता था, जिस वजह से उसने कई बार लेक्सिया के ऊपर अटैक कराया था। लेकिन अब क्योंकि उसके निशान ठीक हो चुके हैं तो वो एक तरीके से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फिर से बन चुका है और उसके पास कोई मकसद नहीं रह गया है लेक्सिया से बदला लेने का। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि ये जो पोशन है जिसका इस्तेमाल यूया ने किया, ये काफी ज्यादा रेयर है। इसको उगाना तो दूर की बात है, इसको हाथ में लाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है ना। इसको इतनी आसानी से ढूंढ नहीं सकते हैं। राजा ये कहता है कि तुमने इतनी रेयर चीज को मेरे बेटे की मदद के लिए यूज किया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं एहसानमंद रहूंगा तुम्हारा। तो यूया कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरे गार्डन में बहुत सारे उग रहे हैं। रेगा यही कहता है कि भले मेरी चोट हील हो चुकी है लेकिन अभी भी मैं शायद मौत से तो पीछे नहीं हट सकता, सजा तो मेरे को जरूर मिलेगी, क्यों, है ना। तो लेक्सिया यहाँ पे अपने भाई को यानी कि रेगर को कवर अप करने की कोशिश करती है। वो कहते हैं कि उसने मेरे को मारने की कोशिश की और मैं उसको माफ कर देती हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मैं समझ सकता हूँ। तो रेगर कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि क्या बकवास कर रही हो तुम? तो ओवन कहता है कि हाँ वो एक डार्क गिल्ड का मेंबर है, उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो लेक्सिया बताती है कि मेरी बॉडीगार्ड भी डार्क गिल्ड की मेंबर हुआ करती थी लेकिन अब देखो वो बिल्कुल मेरे साथ रहती है और मेरा ख्याल रखती है, तो हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो राजा कहता है कि लेकिन बेटा लेक्सिया उसने तुम्हारे अलावा मेरे ऊपर भी हमला किया ना। तो लेक्सिया कहती है कि तो आपको भी उसे माफ करना होगा, मैं भी उसे माफ कर दूंगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद उसे बदला लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। और मेरे को भी अपने भाई की जरूरत है, मैं उससे फिर से दोस्ती करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे प्रिंस रेगर को भाई माफ कर दिया जाता है लेकिन उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है, जो भी उसके एरियाज होते हैं, उन सबको कन्फिस्टिकेट कर लिया जाता है, मतलब अब वो राजा के अंडर रहेंगी सारी चीजें, ठीक है ना। जिसके बाद यहाँ पे यूया की बात होती है कि यूया को क्या रिवॉर्ड दिया जाए इसके बदले। तो भाई लेक्सिया तो पागल हो जाती है, वो कहते हैं कि मेरे से शादी करा दो, और लूना और लेक्सिया इस वजह से यहाँ पे भिड़ जाती है, लड़ने लग जाती है। लेकिन प्रिंस रेगर और राजा ये डिसाइड करते हैं कि जो प्रिंस रेगर की सारी प्रॉपर्टीज थी वो यूया के नाम कर दी जाएंगी, यही उसका गिफ्ट होगा। इस रात को यहाँ पे यूया अपने पेट्स के साथ रॉयल पैलेस में बिताता है, लेकिन फिर उसको वो लड़ाई याद आती है जो कि उसने यूटी के साथ लड़ी हुई थी, कि वो कितनी खतरनाक है। अगले दिन वो स्कूल जाता है, वहाँ पे स्कूल अटेंड करने के बाद जैसे स्कूल ओवर होता है वो भाग के भाई अपना घर निकल जाता है, क्योंकि उसको याद आता है कि प्रिंस रेगर ने बताया था कि वो उस लड़की को ठीक से नहीं जानता है, उस लड़की ने उल्टा उसी का इस्तेमाल किया। तो लेकिन वो है सच में काफी ज्यादा खतरनाक। वो लड़की एक वायल की ताकत का इस्तेमाल करती है। तब उसको योसाकी की भी बात याद आती है कि कैसे उसने वायल्स और डिवाइन लोगों के बारे में बताया था। तो वो यहाँ पे इस दूसरी दुनिया में आता है और अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है, वो प्रैक्टिस करने लग जाता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर उसका सामना उस लड़की से फिर से होगा तो वो हार नहीं मानेगा, उसको उसका सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो अपने पेट्स के साथ ट्रेन कर रहा होता है, तभी उसके ऊपर यहाँ पे हमला होता है और फाइनली यूटी यहाँ पे सामने से आ चुकी होती है। ये समझ नहीं पाता ये कौन है, और क्योंकि वो उसको दिखाई नहीं दे रही होती ऑब्वियसली, तो वो पूछता है कि तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो बेफालतू में। तो वो बोलती है कि बदला लेने के लिए। तो ये जब पूछता है कि मेरे से किस बात का बदला लेना है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो लड़की यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। यहाँ पे अकात्सुकी आपको पता ही है लड़ना नहीं जानता है, जिस वजह से यहाँ पे यूया उसको एक हिडन कपड़ा टाइप पहना देता है जिससे कि वो छुप जाए और वो किसी प्रॉब्लम में ना आए। ओके, जिसके बाद यहाँ पे यूया यूटी से लड़ना शुरू करता है। दूसरी ओर काओरी यहाँ पे उसके घर में आ चुकी होती है पढ़ाई करने के लिए। उससे पहले भी उसको अप्रोच करने की कोशिश की थी लेकिन यूया जल्दी से घर भाग गया था। तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आई होती है, तो वो नॉर्मली उसके घर में आ जाती है। घर में आके वो दूसरी दुनिया में भी आ जाती है यार, मतलब ये क्या बोलो भाई मैं, इसको क्या ही सीन है। दूसरी ओर यहाँ पे यूया भाई काफी जूझ रहा होता है यूटी से लड़ते हुए, क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर
ताकतवर होती है यार, उसकी ताकतें काफी कमाल की होती है। भले ये लोग पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उससे लड़ने की, लेकिन यूटी काफी ज्यादा फास्ट होती है। इधर यहाँ पे ये लोग अपग्रेड भी हो चुके होते हैं, नाइट और यूया, जिसके बाद यहाँ पे यूया का आर्मर व्हाइट कलर का हो चुका होता है। तो ये कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे थोड़े बहुत अटैक करते हैं यूटी के ऊपर, लेकिन यूटी समझ जाती है कि उसको अपनी सबसे खतरनाक ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसकी वाट लगा के रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। जिसके बाद वो यहाँ पे यही बोलती है कि मास्टर मेरा साथ देना, अपनी ताकत मुझे दो। यहाँ पे वो काफी तगड़ा एरो देके मारती है, जिससे कि यहाँ पे भाई पूरे जंगल में तबाही हो चुकी होती है। इन द एंड यहाँ पे यूया के कॉर्नर हो जाता है और यूटी अपना कॉमेट एरो का इस्तेमाल करती है, लेकिन तभी इधर युसागे आ जाता है यूया को कवर अप करने के लिए और वो आसानी से यूटी के अटैक को रिपेल कर देता है। यूटी यही बताती है कि मैं अपने मास्टर का बदला लेना चाहती हूँ क्योंकि इस दुनिया ने उनके साथ बहुत बुरा किया है। तो युसागे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मास्टर आर्चर यही चाहते थे, तुम उनकी ताकतों का इस्तेमाल ऐसे गलत तरीके से करोगी। तो यहाँ पे उसकी मोटिवेशन और उसकी बातों से यूटी को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये दोनों के दोनों यहाँ पे भाई यूटी से लड़ना शुरू कर देते हैं। यूटी यहाँ पे काफी ओवर पावर कर रही होती है, लेकिन युसागी की मदद के साथ यहाँ पे ये लोग यूटी को कॉर्नर कर देते हैं। यूटी की वाट लग चुकी होती है काइंड ऑफ, या इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे उसको काफी ज्यादा जख्मी कर दिया होता है। जिसके बाद यहाँ पे यूटी फाइनली अपना भाई वायल की पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे वो वायल गॉड बन जाती है। उसके अंदर काफी खतरनाक ताकतें आ जाती है और यहाँ पे वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है भाई। युसागी के लेवल तक आ जाती है वो और पूरी टक्कर दे रही होती है उसको और थोड़ी बहुत उससे भी ज्यादा ताकतवर होती है। यहाँ पे वो युसागी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही होती है, लेकिन तभी अकात्सुकी वापस बाहर आ जाता है अपने उस हिडन कपड़े से और आगे आते वो यहाँ पे एक बैरियर बनाना शुरू कर देता है। काओरी भी इधर देख रही होती है और इस बैरियर के अंदर वायल की ताकत का कोई भी असर नहीं होता, जिस वजह से यहाँ पे यूटी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और युसागी समझ जाता है कि ये कोई आम जीव नहीं है। जैसे यहाँ पे यूटी नीचे लैंड करती है तो युसागी यूया को इशारा करता है और यूया जाते साथ उसको भाई बेहोश कर देता है सर पे मार के, ठीक है ना, और उसको पकड़ लेता है। युसागी बताता है कि हम डिवाइन लोगों के अलावा इस दुनिया में ऐसे भी डिवाइन बींग्स होते हैं जो कि वायल की ताकतों का सामना कर सकते हैं और ये तुम्हारा जो पेट है पिग, ये उनमें से एक है। तो अब तुम इससे निपट सकते हो, तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि अकात्सुकी के होली ग्राउंड स्किल की वजह से अब ये अपने वायल की ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो चलो फिर चलता हूँ मैं यहाँ से। अबे भाई क्या मतलब यार, इसको और क्या बिजी काम आया है, मतलब और क्या काम हो सकता है, इसको निकल लिया है तो यहाँ से। एनीवे यहाँ पे यूटी को होश आता है और यूया उससे उसके डिवाइन आर्चर मतलब मास्टर के बारे में पूछता है कि वो कैसे थे। तो वो बताती है कि वो दिल के बहुत अच्छे थे, वो सबको प्यार बांटा करते थे। यहाँ पे काओरी आ जाती है और उसके पीछे से एक मॉन्स्टर भी आ जाता है साथ ही साथ, लेकिन यूया उसको एक ही अटैक में खत्म करके रख देता है। वो आके काओरी को बताता है कि मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने स्किल्स को डेवलप करता हूँ, जिस वजह से मैं असली दुनिया में एक तरीके से चीट करता हूँ। वो सारी एबिलिटीज मेरे को इसी दुनिया से मिलती हैं। तो काओरी कहती है नहीं, जब मैं पहले तुमसे मिली थी तुम बिल्कुल वैसे ही हो, अभी तक बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी तुम लोगों की मदद करते हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काओरी इधर लेक्सिया और लूना से मिलती है, उनके साथ वाटर बात करती है और साथ ही साथ यूटी यहाँ पे यूया के स्कूल में एडमिशन ले लेती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो यार नेक्स्ट एपिसोड आएगा या नेक्स्ट ईयर, मेरे ख्याल से पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा। एनीवे इस एनिमे को काफी मुश्किल से खत्म किया है मैंने, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आता तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है खत्म करने में। एनीवे कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप कोई न्यू एनिमे चाहते हो जो कि और किसी चैनल ने कवर ना की हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।